वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष स्कैन इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब से जो हम लोग जो लेक्चर करने जा रहे हैं उसमें हम सीएचएसएल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीएचएसएल का जो एग्जाम है, जो नया डेट शेड्यूल आया है वो आपका अगस्त में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस कोर्स को हमने इस टाइप से डिजाइन किया है कि ये कोर्स आपका 6 वीक्स में आप इसको कंप्लीट करेंगे। कोर्स की फ्री होगी आपके लिए, ठीक है। और ये सब डिटेल ऑलरेडी अनिमेश सर ने आपके साथ डिस्कस कर रखा है फ्रेंड्स। और क्या क्या सीखेंगे, फोकस टॉपिक्स। रीजनिंग में जो फोकस टॉपिक्स है, जो भी हमने पैटर्न एनालाइज किया सीएचएसएल में, वो कुछ ये टाइप के होंगे। सीरीज हम पढ़ेंगे, उसके बाद वेन डायग्राम हम पढ़ेंगे। ये ऑलरेडी हमने इस पे बड़ी बड़ी थ्योरीज पढ़ा रखी है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे हम इसको डेली बेसिस पे आपके दिमाग में कंसोलिडेट करेंगे ताकि आप वहां पे जाके गलतियां ना करो। फिर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मिरर एंड वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर्स, इनको कैसे करना होता है ये भी हम अच्छे से कंसोलिडेट करेंगे। फिर काउंटिंग फिगर्स को हम पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। हालांकि ऑलरेडी सब पे हमने अच्छे खासे लंबे लेक्चर्स बना रखे हैं फ्रेंड्स, बहुत लंबे लेक्चर्स बना रखे हैं जिसको आपने ऑलरेडी देख रखा है, लेकिन फिर भी उन लेक्चर के कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आपके दिमाग में चीजें कंसोलिडेट हो जाए और एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो कि इसका आंसर ये होगा कि ये होगा। आप श्योरिटी के साथ बोल सको कि यही आंसर होगा, और ये आंसर अगर मेरे से नहीं आया तो किसी से भी नहीं बन रहा होगा। अगर क्वेश्चन मान लो टफ आ गया तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए फ्रेंड्स ना, कि अगर मेरे से नहीं बना तो किसी से नहीं बना होगा, क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट रिवाइज करके आया हूं। ठीक है, तो और क्या होगा फ्रेंड्स, डिक्शनरी एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ये काफी आसान सा टॉपिक होता है, लेकिन इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, कहीं से कुछ नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, सारे टॉपिक्स रिवाइज करके जाना है। फिर डाइस का टॉपिक देखेंगे, फिर पैटर्न ऑब्जर्वेशन का भी हम लोग टॉप टाइप्स देखेंगे। ठीक है, और हो गया पिक द ऑड वन आउट। इसमें कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको उसको ध्यान में रखना है, डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। एनालॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे, और मिसलेनियस जो पूछे जाते हैं कुछ अलग टाइप्स का आता है। कभी एवरेज का क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी क्लॉक का क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऐसा नहीं है, एक चीज और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि अगर कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं आया है पिछले 2-3 साल से तो चौथे साल में वो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि अगर मान लो रैंकिंग का क्वेश्चन 3 साल से नहीं आया है तो चौथे साल में नहीं होगा। ऐसा कहीं पे भी आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है कि रीजनिंग का क्वेश्चन जो है क्लॉक से हम आपसे नहीं पूछेंगे। हालांकि लोग पढ़ाते नहीं है, वो अलग बात है। एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी जो होती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के कराते हैं, लेकिन हमारे केस में क्या है फ्रेंड्स, हम इन सारे टॉपिक्स को भी हल्का टच करके निकलेंगे ताकि अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ गए तो आपको नया नहीं लगना चाहिए, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो पहला सवाल है इसमें दे रखा है कि पास्कल इस टू दबाव, तो इन दोनों की जगह पे क्या आएगा। तो पास्कल क्या है फ्रेंड्स, पास्कल क्या है, प्रेशर का यूनिट है। पास्कल क्या है, प्रेशर का यूनिट है। मतलब इधर हमने यूनिट लिखा है, और यहां पे हमने क्या लिखा है, किस चीज का वो यूनिट है। ठीक है, अब उसी तरह हम अपने सारे विकल्पों को चेक करते हैं। हेक्टेयर क्या होता है फ्रेंड्स, 1 हेक्टेयर क्या होता है, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर मतलब ये एरिया का यूनिट है, और आयतन का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, वॉल्यूम। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एरिया का यूनिट है। यूनिट आपके लेफ्ट साइड में आना चाहिए और एरिया इस साइड में आना चाहिए। ठीक है, जिसका भी वो यूनिट है वो राइट साइड में आएगा। तो यूनिट क्या हो गया एरिया का, मीटर स्क्वायर या फिर हेक्टेयर। तो यहां पे क्या दे रखा है, आयतन वॉल्यूम, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। फिर देखिए गति, तापमान टेम्परेचर, और गति स्पीड हो गई। तो ये दोनों तो आपस में रिलेटेड ही नहीं है, ये तो आपका आंसर होगा नहीं। फिर आता है जूल कार्य, मतलब जूल जो है, जूल क्या हो गया, यूनिट हो गया। किस चीज का यूनिट हो गया, वर्क का। तो यूनिट किस साइड आना चाहिए था फ्रेंड्स, पास्कल में यूनिट किस साइड में आया, लेफ्ट साइड में। तो यूनिट तो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। उसी तरह वर्क जो है, जूल जो है किसका यूनिट है, वर्क का यूनिट है। वर्क किस साइड आना चाहिए, राइट साइड में आना चाहिए। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। समय सेकंड क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स, समय जो सेकंड होता है वो किस चीज का यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है, लेकिन ये आंसर क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिलेशन क्या था फ्रेंड्स, रिलेशन क्या था, पहले हमने यूनिट लिखा था, फिर
किस चीज का वो यूनिट होता है उसको हमने इधर लिखा था। यहां पे क्या है, यहां पे हमने पहले तो टाइम लिख दिया और यूनिट इसका हमने इस साइड में लिखा है, यूनिट इसका हमने इस साइड में लिखा है, जबकि यूनिट किस साइड में लिखाना था, इस साइड में, लेफ्ट साइड में लिखाना था। यूनिट यहां पे आना चाहिए था। अगर ये सेकंड इधर आ जाता और समय इधर आ जाता तो ये आंसर भी आपका सही हो जाता, लेकिन इस केस में ये आंसर गलत, ये जो विकल्प है ये गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो शब्द युगम है जो कि रिलेशनशिप वाले शब्द हैं, इनके कुछ पीडीएफ में मैं आपको ये दे दूंगा, पीडीएफ में कुछ नोट्स बना के दे दूंगा जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो वहां से आप इसको डेली रिवाइज करेंगे कि क्या इसका रिलेशनशिप होता है, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं और कैसे एलिमिनेट करके आप आंसर लाएंगे, वो आपने यहां पे देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो थ्योरी पार्ट होगा, इसका जो थ्योरी पार्ट होगा उसके लिए आपको अलग से कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे जिसको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 563 और 635। 563 is to 635। तो ये बताओ कि 894 का यहां पे मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको कोई इसमें रिलेशन दिख रहा है फ्रेंड्स, इसमें रिलेशन दिख रहा है, कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये 5 है, यहां पे कहां पे है 5, ये, तो 5 को तो हमने आखिरी में लिख दिया। उसी तरह अगर 8 यहां पे है तो आखिरी में भी यहां पे क्या लिखा जाएगा, 8। 63 है, 63 को उठा के हमने इसके आगे रख दिया। यहां पे क्या है 94 को उठा के हम क्या रख देंगे, आगे रख देंगे। तो यहां पे 94 को उठा के अगर हमने आगे रख दिया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 948। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 948। तो इस सारे क्वेश्चंस को कराने का क्या मकसद है, इन क्वेश्चंस को कराने का एक ही मकसद है फ्रेंड्स कि आपको चीजों को ऑब्जर्व करने भी आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा इसमें कोई प्लस, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर या कुछ ऐसा ही रिलेशन हो सकता है। इसमें जो ऑब्जर्व करने वाला रिलेशन, डिजिट को भी हेरफेर करके एक रिलेशन बन सकता है, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। तो आपको करना क्या है, जब भी एक जो हमने बोला था कि A4 शीट में आप क्या करेंगे, वहां पे लिखेंगे एनालॉजी। ठीक है, वहां पे लिखेंगे एनालॉजी, और एनालॉजी में कंसेप्ट क्या लिखेंगे आप वहां पे, जो मैंने आपको शुरू में समझाया कि आप कैसे अपना नोट्स बनाएंगे। कंसेप्ट 1 में लिखेंगे कि ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन एनालॉजी। ऑब्जर्वेशन में क्या आप ब्रैकेट में लिखोगे, यहां पे ऑब्जर्वेशन में क्या यहां पे ब्रैकेट में लिखोगे कि डिजिट्स को आपस में भी इंटरचेंज करके एनालॉजी को बनाया जा सकता है, वो आप अपने ऑब्जर्वेशन और कंसेप्ट 1 में लिखोगे। इसी तरह एनालॉजी का जो भी अगला कंसेप्ट आएगा तो आप उसके नीचे उसका नोट्स बनाओगे। कंसेप्ट 1 ये था, कंसेप्ट 2 हमने ये सीखा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। मतलब डिक्शनरी में जिस टाइप से ये वर्ड आएंगे उसके क्रम में आपको इसको लिखना है। तो इसका पहले बेसिक समझ लेते हैं। थ्योरी क्या है फ्रेंड्स, डिक्शनरी का थ्योरी क्या है, फ्रेंड्स? थ्योरी तो डिक्शनरी का एक ही चीज है ना, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, ऐसे करते करते जेड आएगा। ठीक है, अगर कोई वर्ड दे रखा है, मान लीजिए ये दे रखा है आपके पास वर्ड स्कैन दे रखा हो, ठीक है, और एक वर्ड आपके पास और दे रखा हो SCAN, ये वाला स्कैन दे रखा हो, तो आपको ये देखना है कि डिक्शनरी में हम वर्ड प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम इस लेटर को देखेंगे, और ये देखेंगे कि डिक्शनरी में कौन सा लेटर पहले आता है। मान लीजिए यहाँ S की जगह T होता है, मान लीजिए यहाँ पे S की जगह T होता, तो डिक्शनरी में पहले क्या आता है, RST, तो पहले S आता है, तो डिक्शनरी में पहला वर्ड कौन आ जाता है, ये आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों वर्ड्स कॉमन है, यहाँ पे भी ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इस वर्ड को हम छोड़ देंगे, हम सेकंड वर्ड में जाएंगे, सेकंड अल्फाबेट को देखेंगे। यहाँ पे सेकंड अल्फाबेट क्या है, K, और यहाँ पे सेकंड अल्फाबेट क्या है, C। तो C पहले आता है डिक्शनरी में या K आता है? तो पहले कौन सा आएगा, जो अल्फाबेट ऑर्डर है उसमें जो पहले आएगा वही यहाँ पे पहले आएगा, डिक्शनरी में वही वर्ड पहले आएगा, तो पहले C आता है, उसके बाद K आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो वर्ड है ये पहले डिक्शनरी में आएगा और इसके बाद ये वर्ड डिक्शनरी में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए ये दोनों वर्ड भी कॉमन हो जाते हैं, तो फिर सेम चीज
सेम जो थ्योरी अभी हमने सीखी वो थर्ड अल्फाबेट के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है और ए तो यहाँ पे भी कॉमन हो गया, मान लीजिए यहाँ पे बी रहता तो ये दोनों तो कॉमन हो जाता, ये दोनों तो वर्ड, ये दोनों अल्फाबेट कॉमन हो जाते। अब ए और बी में से पहले अल्फाबेट में कौन आता है? ए आता है, तो उस केस में फिर ये वाला लेटर आपके पास पहले आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह अल्फाबेट वाइज आपको चेक करना है, अल्फाबेट वाइज आपको चेक करना है कि डिक्शनरी में पहले कौन आ रहा है और उसके हिसाब से आपको अपना आंसर लेके आना है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट के बेसिस पे अब आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने बताया था कि आप जो एक नया A4 शीट लोगे वहां पे लिखोगे डिक्शनरी वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, आप उसको वहां पे लिख दोगे कि डिक्शनरी के कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, अल्फाबेट को वन बाय वन, जो भी वर्ड्स दे रखे होंगे वन बाय वन सबके अल्फाबेट्स को कंपेयर करना है। अगर हम इस अल्फाबेट को यहां पे कंपेयर कर रहे हैं तो सारे वर्ड्स के इसी अल्फाबेट से वो कंपैरिजन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है। तो ये आपका कंसेप्ट हो जाएगा और ये आप A4 शीट में आप इसको लिख के रखोगे। ठीक है, ताकि लास्ट में जब आप रिवीजन करो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाए। ठीक है, चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला जो वर्ड सॉफ्टन, इसको लिख लेते हैं, यहां पे सारे वर्ड्स को हम लोग लिख लेते हैं, सॉफ्टन। उसके बाद क्या है, स्टेरलाइज, स्टेरिलाइज। उसके बाद क्या है, स्टिक। मैंने ऐसे क्यों लिखा, हर वर्ड के नीचे जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्यों लिखा, क्योंकि इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो आप एक कंसेप्ट में और भी चीज ऐड करोगे कंसेप्ट 2 लिख के, कि जो भी वर्ड्स आपको दे रखे होंगे उसका जो लिखने का तरीका होगा, एक वर्ड एक अल्फाबेट के नीचे दूसरा, दूसरा अल्फाबेट के नीचे दूसरा, इस टाइप से आप लिखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अलग अलग लिखने का यही मकसद था मेरा समझाना, कि अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा, स्टेराइल। अगला क्या हो जाएगा, स्टेराइल। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, स्टेटस। अब आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आएगी। तो ये तो सब में कॉमन है। हमें पहले स्टेप 1 में क्या करना था, डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस में हमें पहला अल्फाबेट देखना था। तो यहां पे भी ऐसे है, यहां पे भी ऐसे है, यहां पे भी ऐसे है, यहां पे भी ऐसे है और यहां पे भी ऐसे है। तो इससे तो हमारा काम चलेगा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में दूसरे वर्ड को देखेंगे। तो यहां पे ओ है, लेकिन यहां पे क्या है, टी है, यहां पे क्या है, टी है, यहां पे क्या है, टी है और यहां पे क्या है, टी है। तो अल्फाबेट के ऑर्डर में पहले टी आता है या पहले ओ आता है? पहले ओ आता है। कैसे, इजोटी हमने ऑलरेडी सीखा है फ्रेंड्स, बहुत बार हमने यूज भी किया है। तो पहले ओ आता है। ठीक है, तो अगर पहले ओ आ गया और बाकी चारे जो वर्ड्स हैं उसमें टी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला जो लेटर हो गया, ये वाला जो वर्ड हो गया, ये वाला जो आपका वर्ड हो गया, ये इन चारों में से पहले आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 जो है उसको नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 1 जो है आपके विकल्प में सबसे पहले आएगा। तो जैसे ही हमें एक वर्ड मिल गया फ्रेंड्स, कि जो सबसे पहले आ रहा है, हम क्या करेंगे, अपने चॉइसेस को देखेंगे और वहां से एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो 1 कहां आ रहा है फ्रेंड्स, यहां पे आ रहा है। 1 यहां पे नहीं आ रहा, ये नहीं होगा। 1 यहां पे नहीं आ रहा, यहां पे भी नहीं होगा और ये यहां पे तो होगा नहीं। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्या हुआ फ्रेंड्स, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा, हमने एक अल्फाबेट को देखा और अपना आंसर लेके आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई आपकी ट्रिक, सॉल्विंग ट्रिक्स। ठीक है, आपने क्या सीखा यहां पे, आपने सबसे पहले एक कंसेप्ट सीखा कि डिक्शनरी में वर्ड्स को कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा, दूसरा चीज हमने क्या सीखा, कि कैसे इन वर्ड्स को यहां से उठा के हम लिखते हैं। तो शुरू में आप इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए, ताकि 10-15 दिन बाद चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगे। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। और तीसरा चीज हमने क्या सीखा, कि जैसे ही आपको एक वर्ड मिल गया यहां पे, आपने क्या किया कि आपने उसको अपने विकल्पों में से, अपने चॉइसेस में से मैच कर लिया। तो जैसे ही मैच करोगे आपका आंसर आ जाएगा, बाकी को देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, डबल श्योर होने के लिए कि ये आंसर सही है कि नहीं है, तो एक वर्ड को और देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज को और देख लेते हैं। तो टी यहां पे भी कॉमन है, टी यहां पे भी कॉमन है, टी यहां पे भी कॉमन है और टी यहां पे भी कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन चारों में से ये वाले जो सेकंड थे ये तो कॉमन हो गए। तो हम क्या देखेंगे, ये वाला। अब हम ये वाला पोजीशन देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे ई है, यहां पे आई है,
यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। तो सबसे पहले कौन आएगा फ्रेंड्स, ए ई आई में से सबसे पहले कौन आएगा, तो सेकेंड पोजीशन पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, सेकेंड पोजीशन पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, 5। तो सेकेंड पोजीशन पे हमारा कौन सा वर्ड आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे हमारा कौन सा वर्ड आ रहा है, 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम डबल श्योर हो गए कि हमारा ये आंसर सही है। जिनको भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो कि ये जो हमने चॉइसेस सिखाई उससे थोड़ा सा डर लग रहा हो कि ये जैसे ही हमने कर लिया कि बाकी पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो हमने सेकंड वाले एलिमेंट को भी मिला लिया कि हाँ भाई सेकंड में तो 5 ही आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कंसेप्ट को नोट डाउन करेंगे ताकि आपके लास्ट मिनट रिवीजन में वो आपके काम आए, आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़े। और तीसरा चीज क्या करेंगे, हम ट्रिक भी सीखेंगे कि जल्दी से कैसे सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इन चारों को, इन सब चीजों का मिश्रण के साथ जब आप 6 हफ्ते बाद जब आप पूरी रेडी हो जाओगे तो आपको CHSL एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे या फॉर दैट रीजन कोई भी क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, MTS में आ जाए या फिर आपका CGL में आ जाए, तो आप उससे डरोगे नहीं। तो प्रिपरेशन कैसे करना है ना, लोग पूछते हैं मुझसे कि भाई प्रिपरेशन कैसे करें, क्या करें जो हमारा सब कुछ अच्छा है। तो प्रिपरेशन ऐसे होनी चाहिए, ये होलिस्टिक प्रिपरेशन होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। कंसेप्ट सीखा, कंसेप्ट को मोल्ड किया, एक पेपर में नोट डाउन किया, इकट्ठा किया लास्ट में रिवीजन के लिए ताकि उस समय आपका समय खराब ना हो। और अभी क्या किया, उस कंसेप्ट के हिसाब से हम अपना आंसर सॉल्व कर रहे हैं। और हमने क्या किया, ट्रिक भी सीख ली कि जल्दी से हमें आंसर कैसे मिल जाए। ठीक है, और डबल श्योर कैसे होना है कि आंसर मेरा सही है, वो भी हमने सीख लिया। तो ये होता है एक होलिस्टिक प्रिपरेशन, लोग बोलते हैं कि हाउ टू क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम, तो यही एक तरीका है गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने का फ्रेंड्स, कि आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो होलिस्टिक प्रिपरेशन होना चाहिए। कहीं से भी कुछ छोड़ के मत जाना कि ये 2 साल से पूछा नहीं गया है तो ये नहीं आएगा, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी आपके प्रिपरेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम वो गलती यहां पे नहीं करेंगे, हम होलिस्टिक प्रिपरेशन करेंगे और होलिस्टिक प्रिपरेशन करने के बाद हम एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो सवाल है पैटर्न का सवाल है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आता है। तो पैटर्न के सवाल में हम क्या फॉलो करते हैं, पैटर्न का जब भी सवाल होता है तो हम क्या करते हैं, जो एक रामबाण जो तकनीक होती है उसको सबसे पहले सीखते हैं। वो क्या है, आप यहां पे सारे नंबर्स लिखो, 28, 34, 41, 49। फ्रेंड्स, बहुतों को लग रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं ये तो काफी आसान सा सवाल है, इसमें 5 जोड़ दिए, इसमें 6 जोड़ दिए, इसमें 7 जोड़ दिए, इसमें 8 जोड़ दिए और अगला वाला क्या 9 जोड़ेंगे और अपना आंसर 58 आ जाएगा। ठीक है, वो तो आ ही जाएगा, आंसर लाना हमारा अभी यहाँ पे मकसद है ही नहीं, आंसर तो हम ले ही आएंगे। हमें कंसेप्ट्स को सीखते जाना है ताकि इसमें अगर एग्जामिनर कुछ वेरिएशन कर देना तो आप वहां पे डरो मत और आपका आंसर आ जाए। बाकी ट्रिक क्या है वो तो आपको ऑब्जर्व करने से पता चल ही जा रहा है फ्रेंड्स कि आंसर क्या है। ठीक है, तो हमें कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करना है, एक साथ उनको कर लेना है ताकि आपके रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। और कंसेप्ट पढ़ेंगे, ट्रिक सीखेंगे, दिख रहा है, चॉइसेस को एलिमिनेट करेंगे, ये सारे चीजें करके हम होलिस्टिक प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपको दिक्कत एकदम भी ना हो एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, इनको हम डिफरेंस मेथड यहां पे लगाते हैं, जो कि आपका जो 90% क्वेश्चन है उस बेसिस पे सॉल्व हो जाता है। तो डिफरेंस मेथड क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का हम डिफरेंस लेते हैं, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट क्या होगा, 28 माइनस 23, और उसको हम यहां पे क्या लिख देंगे, 5। सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, 34 प्लस 34 और 34 माइनस 28, ये क्या हो जाएगा, 6। 41 माइनस 34, 41 माइनस 34 क्या हो जाएगा, 7, और 49 माइनस 41 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 8। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड क्या बोलता है कि ये चीजें जो है आप अगर सेकेंड नंबर का पहले नंबर से, थर्ड नंबर का सेकेंड नंबर से, यहां पे जब डिफरेंस लिखते जाते हो ना तो यहां पे एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है। पैटर्न हो सके आपको इस फर्स्ट लेवल पे भी क्रिएट हो जाए या फिर यहां पे ना भी दिखे। हो सकता था कि यहां पे कुछ नंबर्स ऐसे होते कि यहां पे डिफरेंस आता 5, 13, फिर 6 हो जाता और फिर 11 हो जाता, तब क्या करते, यहां तो दिख रहा है चलो 5, 6, 7, 8 है तो अगला 9 आना चाहिए। लेकिन अगर उस टाइप का केस आता कि 5, 13, 6 फिर से मान लो 11, तो फिर हम क्या करते, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड लेवल जाते हैं। सेकेंड लेवल में हम क्या करते हैं, जो ये डिफरेंस हमने ऑलरेडी यहां पे लिख रखा है, 28 माइनस 23 को 5 लिखा, 34 माइनस 28 को 6 लिखा, 41 माइनस 34 को 7 लिखा, 49 माइनस 41 को 8 लिखा, तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, मान लो ये पैटर्न यहां पे नहीं आ रहा होता
तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, और ये वाला नंबर का जो यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए था वो इसके बेसिस पे लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये थर्ड लेवल पे जाके हम, ये सेकंड लेवल पे जाके हम करते हैं। और इसमें भी अगर हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं होता, इसमें भी अगर हमें वो चीजें नजर नहीं आती कि क्या चल रहा है, इनके बीच का रिलेशन क्या है, तो हम थर्ड लेवल पे जाते हैं। थर्ड लेवल कैसे होता है फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस एक्सप्लॉइट करना था, यहां 0 लिख देते हैं, फिर यहां पे भी जैसे 0 आया था तो वहां पे कुछ और नंबर्स आती, लेकिन चूंकि हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ डिफरेंस एक्सप्लॉइटेशन में ही हमें पैटर्न मिल गया है 5, 6, 7, 8, तो यहां पे क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, 9 आना चाहिए। यहां पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 9 क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 9 क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 9 अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा तो यहां पे क्या नंबर आ जाएगा, 58। यहां पे क्या नंबर आ जाएगा, 58, जिसको हमने ऑलरेडी देख लिया कि आप डायरेक्टली भी उसको कर सकते थे। ठीक है, अगर मान लो थर्ड लेवल में आपका जाके वो पैटर्न मिलता कि आखिर भाई पैटर्न क्या है, तो आप क्या करते, तो मान लीजिए कुछ पैटर्न आता है 0, 1, 2, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पैटर्न आता है, या यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया था क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे। यहाँ पे मान लीजिए पैटर्न था 0, यहाँ पे आता 1, तो क्या करते हम, यहाँ पे इस टाइप का बॉक्स बनाते। इस टाइप के बॉक्स का क्या मतलब होता है, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस क्या है, 2 है, इसका और इसका डिफरेंस क्या है, 2 है। हमने देख लिया है, हमने एज्यूम कर लिया है कि पैटर्न ऐसा है, पहला 0 फिर 1 फिर 2, तो इसका और इसका जो ये है, ये जो पैटर्न आया 0, 1, 2 का, तो यहाँ पे 2 कैसे आता, इन दोनों को डिफरेंशिएट करके, इन दोनों का डिफरेंस लेके 2 आता, तो यहाँ पे क्या नंबर आ जाता मेरा, यहाँ पे क्या नंबर आ जाता था, 3। यहाँ पे अगर 3 आ जाता तो क्या लिख सकते थे हम लोग, यहाँ पे अगर 3 आ जाता तो इन दोनों बीच का नंबर का डिफरेंस क्या हो जाता, इन दोनों के बीच के नंबर का डिफरेंस क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो यहाँ के उस हिसाब से क्या आ जाता, 11 आ जाता। तो एक बार जब यहाँ पे 11 आ जाता तो यहाँ पे 49 प्लस 11 करते तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 68 आ जाता। तो कैसे नीचे से ऊपर उठना है वो हमने सीख लिया। हमने डिफरेंस मेथड सीखा कि क्या होता है, 90% ऑफ द प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व होते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हमने क्या सीखा कि फर्स्ट लेवल पे जाके अगर हमें पैटर्न नहीं मिलता है तो सेकंड लेवल को कैसे एक्सप्लॉइट करें, सेकंड लेवल पे अगर नहीं मिलता है तो थर्ड लेवल को कैसे एक्सप्लॉइट करें, और थर्ड लेवल को एक्सप्लॉइट करने के बाद ऊपर कैसे आना है, ऊपर डिफरेंस को ऐड करके कैसे लाना है, वो भी हमने यहाँ पे सीख लिया फ्रेंड्स। तो ये थ्योरी में हमने ये डिफरेंस मेथड सीख लिया फ्रेंड्स। तो ये कंसेप्ट आप अपने A4 साइज पेपर में जो मैंने पहले बोला वहां पे लिखिए, और वहां पैटर्न रिकॉग्निशन में या सीरीज के क्वेश्चन में, सीरीज एक टॉपिक आप हेडिंग दीजिए, उसमें न्यूमेरिक सीरीज में ये आप कंसेप्ट वहां पे लिखिए कि डिफरेंस मेथड क्या होता है और इसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तो ऐसे हो गया। तो कभी कभी क्या हो सकता है, इन डिफरेंस मेथड के अलावा क्या हो सकता है कि आपको यहाँ पे स्क्वायर दे रखा हो, 25, 36, 49, 64, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 81, तो यहां पूछेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। पहला क्या सीखा हमने, डिफरेंस मेथड। दूसरा क्या पैटर्न हो सकता है, स्क्वायर का पैटर्न हो सकता है। उसी तरह तीसरा क्या पैटर्न हो सकता है, क्यूब का पैटर्न हो सकता है। ठीक है, उसके बाद चौथा पैटर्न क्या हो सकता है, जैसे हमने डिफरेंस मेथड को देखा उसी तरह और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि एक पैटर्न और क्या हो सकता है। तो पैटर्न तो अनफिनाइट बन सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जनरल पैटर्न जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक दो पैटर्न और भी चीजें समझने की है कि पहला नंबर कुछ होगा, दूसरा नंबर कुछ होगा, तीसरा नंबर कुछ होगा, चौथा नंबर कुछ होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे और ये दोनों भी आपस में रिलेटेड होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे और ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे। कहने का बस ये मतलब है कि अल्टरनेट नंबर्स आपस में रिलेटेड होंगे तो वो भी एक सीरीज बनती है। तो उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि उन सीरीज को कैसे अप्रोच करेंगे, इन अल्टरनेट नंबर्स को कंपेयर करके। अल्टरनेट नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे और उस सीरीज का आंसर कैसे आएगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3-4 कंसेप्ट हमने यहां पे सीखे। आपका काम है कि आप इसको नोट डाउन करें, एक साथ लिखें, ताकि लास्ट मिनट रिवीजन में आपको दिक्कतें ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो सवाल है इसमें दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। ठीक है, जो सबसे अलग है, मतलब पिक द ऑड वन आउट है, उसको आपको चूज करना है कि कौन है इनमें से। तो जब भी अल्फाबेट का सवाल आएगा आपको क्या ध्यान में रखना है कि नंबरिंग कैसे करनी है। नंबर 1 इजॉटी का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है।
इजॉटी का कंसेप्ट कोडिंग डिकोडिंग में डिटेल में पढ़ रखा है, यहाँ पे भी देख लेते हैं इजॉटी का क्या मतलब होता है। ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। ठीक है, और आपको क्या ध्यान रखता है फ्रेंड्स, ए से लेके एम तक जब हम लिखते हैं तो एम की नंबरिंग 13 हो जाती है, और एन को जब हम इधर से लिखते हैं जेड तक तो एन 14 यहां पे आता है और जेड 26 यहां पे आता है, और ये 1 होता है। इस केस में क्या होता है, ए जेड 27, उसी तरह बी और वाई 27 बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार एन को हम इस तरीके से लिखते हैं और एक बार हम एन को कैसे लिखते हैं, ए से एम तो हमें एज इट इज लिख दिए, एक बार एन को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, एक बार एन को हम इस तरीके से लिखते हैं, ताकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपको कभी कभी घुमाने के लिए क्या करता है, वो दे देगा कि ए बी सी डी इज टू जेड वाई एक्स डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई ये बता दो कि ई एफ जी एच क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच क्या हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अल्फाबेट के क्वेश्चंस में आपको दिमाग क्या क्या लगाना है, तो ये इन सब चीजों को आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ऑर्डरिंग जो है अल्फाबेट के केस में, एक तो नॉर्मल डायरेक्शन से तो हम याद करते ही हैं, नॉर्मल डायरेक्शन का क्या मतलब हो गया, a इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 26। दूसरी टाइप से नंबरिंग हम क्या याद रखते हैं कि जब z को हम 1 लिख दें, मतलब रिवर्स ऑर्डर में, तो a क्या आ जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स 26, a क्या आ जाएगा 26। इसको ध्यान रखने का क्या तरीका है, जो नॉर्मल ऑर्डर है, अगर मान लीजिए जो नॉर्मल ऑर्डर आपको याद है, जैसे इजॉटी का 20 है, तो इसका रिवर्स ऑर्डर में क्या आंसर हो जाएगा, तो उसको हम 27 से माइनस कर देते हैं, 27 माइनस 20 इक्वल्स टू 7। रिवर्स ऑर्डर में अगर हम टी की नंबरिंग करें, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 20 और हमारा आंसर आ जाएगा 7। 27 क्यों आता है फ्रेंड्स, ये भी हमने सीख लिया है, क्यों किसमें सीखा है, रैंकिंग के चैप्टर में और कोडिंग के चैप्टर में, कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में, L प्लस R माइनस 1। ठीक है, तो टोटल इज इक्वल्स टू टोटल नंबर। कोडिंग डिकोडिंग में कैसे डिराइव हुआ है फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी डिटेल में देख रखा है। यहां पे हम देखते हैं कि मान लीजिए टी का पोजीशन जो है लेफ्ट से, टी का पोजीशन लेफ्ट से कितना दे रखा है 20, तो आर से क्या हो जाएगा, उसको आर रहने देते हैं, इसको -1 कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं फ्रेंड्स 26। ठीक है, तो 1 उछल के इधर आ जाएगा, तो आर से जब हम राइट साइड से इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 27 माइनस 20। तो 27 से ही माइनस क्यों होता है, ये हमने यहाँ पे सीख लिया। तो जितने भी कंसेप्ट हमने यहाँ पे सीखे, आप इसको A4 शीट में ड्रॉ कीजिए फ्रेंड्स, A4 शीट में लिखिए, खुद से नोट्स बनाइए, ताकि रिवीजन करने में आपको आसान हो। पीडीएफ मटेरियल भी आपको मिल सकता है पढ़ने के लिए, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा फ्रेंड्स जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, खुद से अपना दिमाग लगा के नोट्स नहीं लिखोगे, मेहनत नहीं करोगे फ्रेंड्स, तो एग्जाम्स में उन चीजों को रिकॉल करने में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो नोट्स खुद से बनाइए, जितने भी कंसेप्ट हमने यहाँ पे सीखे आप एक साथ उसको जॉट डाउन कीजिए और इसको डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अल्फाबेट की नंबरिंग करनी है, कैसे नंबरिंग करनी है, नॉर्मल ऑर्डर में या फिर रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में समझ में आएगा। नंबरिंग कैसे करनी है, मतलब अल्फाबेट्स के नंबर्स याद कैसे करने हैं, वो हमने देखा इजॉटी का कंसेप्ट। ठीक है, तो वहां से हम यहां पे भी नंबर करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, आर टी और वी, और यहां पे क्या लिखते हैं इजॉटी। ई क्या हो गया 5, 10, 15, 25 और ये 5, 10, 15, 20 और ये 25। ठीक है फ्रेंड्स, पी क्यू आर एस टी, टी क्या है फ्रेंड्स, टी क्या है, इजॉटी का टी इज 20, आर एस टी, आर 2 पहले तो ये 18 और वी क्या हो जाएगा टी यू वी, तो ये क्या हो जाएगा 22। तो एक तो मुझे दिख गया यहाँ पे पैटर्न क्या है 18 + 2 और 20 + 2। ठीक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आंसर हम कब डिसाइड करेंगे, जब हम चारों को चेक कर लिए होंगे तब। तो H J इज इजॉटी का J 10। ठीक है, J K L तो 10 + 2 12, E F G H I J J से 2 पहले है तो ये क्या हो जाएगा 8। तो यहां पे भी हम देख रहे हैं +2 इतना तो कंफर्म हो गया फ्रेंड्स कि इन सब में जो रिलेशनशिप है +2 की है।
अगर ये 8 है तो ये 10 है, तो ये 12 है। 8 + 2 10, 10 + 2 12। उसी तरह 18 + 2 20, 20 + 2 22। ठीक है, के एम पी को देख लेते हैं। एम हमें कैसे याद आता है फ्रेंड्स? ए से एम जब आप लिखते हो, एम जो होता है वो 13 लेटर होता है, 26 डिवाइडेड बाय 2। जो हाफ पार्ट होता है वो एम आता है, 26 डिवाइडेड बाय 2 13। तो यहाँ पे प्रेम से इसको पहले 13 लिख लेते हैं। LMNOP, LMNOP मतलब 13 + 3 16, 13 + 3 16। O इज 15, P 16। यहां पे तो +3 मुझे दिख गया, और जैसे ही मुझे ये +3 दिख जाएगा वैसे मैं बोलूंगा कि ये जो आपका आंसर है ये सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है? विषम अक्षर को चुनना, जो ऑड वन है उसे चूज करना है। तो ऑड वन तो मुझे वहीं पे दिख गया, इसीलिए मैंने उसे चूज कर लिया। की की वैल्यू क्या है? 11। बाकी BDF क्या है वो भी चेक कर ही लेते हैं एक बार। BDF B is 2, D is 4 एंड F is 6। तो 2 + 2 2 + 2। ये करने की जरूरत नहीं थी फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके थे कि हमारा जो रिलेशन है +2 + 2 + 2 का आ रहा है। ठीक है, ये नहीं करने की जरूरत थी। यहीं पे आपका टाइम बचेगा। जो आप टाइम बचाने का जो बातें होती है ना कि भाई हम टाइम कैसे बचाएं एग्जामिनेशन हॉल में, तो ऐसे टाइम बचेगा। अगर मुझे यहां दिख गया कि भाई 13 + 3 16 आ रहा है, तो आंसर तो मिल गया ना फ्रेंड्स। आगे हमें रिसर्च तो करना है नहीं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। ये प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं है, टाइम आपका यहीं से बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं जो अल्फाबेट्स के क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आप क्या करोगे? अल्फाबेट्स का नंबरिंग करोगे। नॉर्मल नंबरिंग से अगर आंसर नहीं आता है तो एक बार रिवर्स में भी ट्राई कर लेना कि रिवर्स का कुछ लोचा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और इन सब अल्फाबेट्स के इंडिविजुअली आप नंबर याद नहीं रखोगे फ्रेंड्स, आप सिर्फ इजॉटी याद रखोगे, उसके बेसिस पे आप अपना लेके आओगे अल्फाबेट का नंबर क्या होगा। ठीक है, ए से एम हमने सीख लिया। एम की नंबरिंग होती है 13। क्यों? 26 डिवाइडेड बाय 2, आधा जो सीक्वेंस होता है वो। ए से हम इस टाइप से लिखेंगे, और एक बार N to Z इस डायरेक्शन से लिखेंगे, और एक बार N to Z हम इस डायरेक्शन से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको एनालॉजी में मदद करेगा। ये आपको ये जो ऑड एंड आउट है यहां पे मदद करेगा। उसके बाद और कहां मदद करेगा? जब भी मान लीजिए अल्फाबेट का कभी सीरीज आता है तो वहां पे मदद करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफी जगह ये कंसेप्ट आपको मदद करेगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए जितने भी कंसेप्ट यहां पे सीखे हैं उसको एक जगह जॉट डाउन कीजिए, ताकि आपके रिवीजन में आपको लास्ट में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है पूछ रखा है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए, जो अलग है उन्हें चुनिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो काफी आसान है, दिख रहा है हमें। हमने ऑलरेडी सीखा कि स्क्वायर में जब दे रखा होता है क्या करते हैं। तो 5 25, 7 स्क्वायर 49, 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर यहाँ 39 दे रखा है। तो ये तो आपका आंसर, यही आपका आंसर होगा। बाकी सारे जो है, क्योंकि क्या पूछ रखा है? भिन्न को चुनिए, भिन्न को चुनिए। तो ये भिन्न हो गया, क्यों? यहाँ पे 9 आना चाहिए था, यहाँ पे 9 आना चाहिए था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो रिलेशनशिप दे रखी है कि बाईं ओर दी संख्या के दाईं ओर दी गई संख्या में तर्क या नियम से संबंधित। तो तर्क या नियम क्या था फ्रेंड्स? यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था? स्क्वायर हो रहा था। वो हमने यहाँ पे देख लिया। वो देख के भी मतलब ऑब्जर्व आप करते हो, जब भी आपको 25, 49, 36, 64, 121 इस टाइप के वर्ड्स दिखे, इस टाइप के नंबर्स दिखे, तो आपको क्या करना है? आपको एक बार तो जरूर सोचना है कि कहीं कुछ स्क्वायर का कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं है। ठीक है, उसी तरह कभी कभी 27 दे रखा हो या फिर 64 दे रखा हो, तो आपको एक बार क्यूब रूट के टर्म्स में भी सोचना पड़ सकता है एग्जाम्स में। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो अगला है, वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। मतलब यहां पे क्या आएगा? ठीक है फ्रेंड्स, इसका अभी जस्ट हमने पूरा थ्योरी डिस्कस किया है कि अल्फाबेट आते ही आपको क्या करना है। अल्फाबेट आते ही आपको क्या करना है? यहां पे लिख देना है और इसकी नंबरिंग कर देनी है। कैसे नंबरिंग करनी है? इजॉट। आपको सारे का नंबर याद नहीं रखना है। इजॉटी का J इज 10 एंड T क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 20। T क्या हो जाएगा? 20। G क्या हो जाएगा? EFGHIJ। EFG, E के बाद 2। ठीक है, EFG। E is 5, then G is 7। ठीक है, उसी तरह अगर हम IMR को देखें, IMR को देखें, ठीक है,
तो E F G H I J, J इज 10, तो I क्या हो जाएगा, I J 9, M क्या होगा हमें पता रहता है 13, R क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, R क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, इजोटी P Q R S T, इजोटीज T इज 20, R S T ये क्या हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा 18, ठीक है। उसी तरह KPP को देखते हैं, KPP को देखते हैं, तो E F G H I J K, J is 10, इजोटी का J is 10, then K is 11, L M N O P, O is 15, then P is 16, यहां पे भी क्या हो जाएगा 16। उसी तरह M S N, M हमें ध्यान रहता है फ्रेंड्स, ये क्या है 13, P Q R S T, T is 20, then S is ST 19, और N क्या हो जाएगा फ्रेंड्स MN, तो यहां पे क्या आ जाएगा 14, ठीक है फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं, कुछ दिख रहा है क्या, 7 9 11 13, कुछ दिखा फ्रेंड्स। तो इस टाइप से आपको अल्फाबेट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहां पे आपको अल्फाबेट्स लिखने हैं, उसके करस्पॉन्डिंग नंबर लिखना है, फिर से अल्फाबेट्स लिखने हैं, फिर से करस्पॉन्डिंग नंबर लिखना है। आप इसको हैफाजर्ड वे में अगर लिखोगे फ्रेंड्स तो आपको ये रिलेशन नहीं दिखेगा, आप इसको हैफाजर्ड वे में लिखोगे तो आपको ये रिलेशन नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको ये रिलेशन नहीं देखेगा। इसीलिए इसको लिखने का भी तरीका होता है, उस तरीके को भी हमें सीखना है, उस तरीके को भी हमें सीखना है ताकि जो क्वेश्चन हो हमारा गलत ना हो। तो 7 9 11 13, तो अगला क्या आएगा यहाँ पे 15, 15 क्या होता है फ्रेंड, इजोटी का O, 15 क्या होता है इजोटी का O। तो यहां पे जैसे ही O आएगा फ्रेंड्स ये खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। दूसरा चीज देखते हैं, 10 10 + 3 13, 13 3 16, 16 3 19, और यहां पे क्या आएगा 19 + 3 22, 20 क्या है फ्रेंड्स T है, 22 क्या हो जाएगा TUV, 22 क्या हो जाएगा V, O के बाद क्या आना चाहिए V, O के बाद क्या आना चाहिए V, O के बाद क्या है यहाँ पे U, ये खत्म, ये आपका आंसर। लास्ट वाला आपको चेक नहीं करना है फ्रेंड्स, हमारा आंसर आ गया और अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, इन टाइप के सवाल में क्या करना है, अल्फाबेट के सीरीज में सवाल में क्या करना है, पिक द ऑड वन आउट अगर अल्फाबेट के केस में आ गया तो क्या करना है, हमने नंबरिंग करनी है, नॉर्मल नंबरिंग से आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं नॉर्मल नंबरिंग से आएगी तो रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग कर देनी है। फ्रेंड्स रिवर्स ऑर्डर वाली नंबरिंग जो होती है बहुत कम आता है एग्जाम्स में, नॉर्मल नंबरिंग से आपको आंसर मैक्सिमम 95 से 97% के केस में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार हमारा आंसर आ गया, 2 डिजिट को चेक करके तीसरे की करने की जरूरत नहीं है, वहां पर अपना समय बचाइए और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो रैंकिंग का क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो रैंकिंग का कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो रैंकिंग का कुछ अगर कुछ थ्योरी पढ़ लें तो क्या होता है, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। सबसे पहला चीज क्या होता है साइन कन्वेंशन, सबसे पहला चीज क्या होता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होगा, लेफ्ट और राइट किसको बोलोगे आप, टॉप और बॉटम क्या बोलोगे आप, ठीक है। तो उसको कैसे डिनोट करना है अपने कॉपी में वो जरा यहां पे हम देखते हैं। तो ये आपकी कॉपी हो जाती है, ये आपकी क्या हो गई कॉपी हो गई, ठीक है। राइट हैंड, राइट डायरेक्शन, राइट से अगर कुछ दे रखा होगा तो आपका राइट हैंड पड़ेगा, उधर से आप काउंट करोगे। उसी तरह जब आपको लेफ्ट से कोई पोजीशन दे रखा होगा तो ये आपका लेफ्ट हैंड, तो आप लेफ्ट से काउंट करोगे। ये आपकी कॉपी हो गई, राइट से ये साइड से काउंट करोगे और लेफ्ट से अगर कोई पोजीशन दे रखा होगा तो इस तरह से काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक आपका साइन कन्वेंशन। दूसरी चीज क्या होती है फ्रेंड्स, अगर कोई एलिमेंट का पोजीशन अगर दे रखा हो, जैसे मान लो यहाँ पे ए बैठा है और दे रखा है ए इज 20th पोजीशन फ्रॉम राइट। ए क्या है राइट से 20th पोजीशन पे है, और टोटल नंबर मान लो टोटल नंबर जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो 46 है। तो आपको बताना है कि लेफ्ट से इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है क्या कि लेफ्ट से इसका पोजीशन क्या हो जाएगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है
टी इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस वन। ठीक है, टी इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस वन। इसको हमने रैंकिंग की क्लास में डिराइव करके रखा है, यहां पे हम इसको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, या फिर एक बार इसको देख भी लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए ए का पोजीशन राइट से, ए का पोजीशन राइट से आर दे रखा है और ए का ही पोजीशन लेफ्ट से एल दे रखा है। ठीक है, ए का पोजीशन राइट से, राइट कैसे हो गया फ्रेंड्स, ये हमारी कॉपी हो गई, ये हमारा राइट हैंड हो गया, राइट से आरथ पोजीशन पे है। उसी तरह ये हमारी कॉपी हो गई, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट से एलथ पोजीशन पे है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एल प्लस आर माइनस वन। ये कैसे आया फ्रेंड्स, माइनस वन क्यों आया, क्योंकि हमने ए का पोजीशन क्या बोला, राइट से आर पे और लेफ्ट से एल पे है। तो हमने ए के पोजीशन को 2 बार काउंट कर लिया, बाकी सारे का पोजीशन हमने 1 बार काउंट किया, लेकिन ए के पोजीशन को हमने 2 बार काउंट कर लिया है। तो इसीलिए 1 बार उसको माइनस करना होगा जब हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है फ्रेंड्स, टी इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस वन। तो अगर इस फॉर्मूले को यहां पे लगाएं तो टी हमारा कितना दे रखा है 46, आर हमारा कितना दे रखा है 20, एल हमें निकालना है और ये माइनस वन। तो 20 माइनस वन इज 19, 46 माइनस 19 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 46 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 19 प्लस 1 20, और 20 में जब हम 26 ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 19 प्लस 1 हमने क्या किया, 19 प्लस 1 हमने क्या किया 20 हो गया। तो 20 में अगर हम क्या ऐड करेंगे जो हमें 46 मिल जाएगा, 26 और ऐड करेंगे तो टोटल हमने 19 में कितना ऐड किया 27 ऐड किया। तो एल से क्या पोजीशन आ जाएगा फ्रेंड्स, एल से हमारा पोजीशन क्या आ जाएगा 27। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ये इसकी थ्योरी हो गई फ्रेंड्स, ये इसकी क्या हो गई, थ्योरी हो गई। ठीक है, और भी थ्योरी में, ये तो आपका एक कंसेप्ट हो गया एल प्लस आर माइनस वन का, और भी कुछ कंसेप्ट होते हैं। क्या कंसेप्ट होते हैं फ्रेंड्स, एक कंसेप्ट होता है जब आपको दे रखा होता है कि आपको बीच में कुछ एलिमेंट्स भरने हैं जिससे पंक्ति की संख्या जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो उसको कैसे निकालते हैं, वो जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब हम वहां पे देखेंगे। तीसरा कंसेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स, तीसरा कंसेप्ट क्या होता है, मिनिमम का कंसेप्ट होता है। आपको मिनिमम कितने उसमें भरने हैं, आपको मिनिमम कुछ दे रखा होगा कि 10 बच्चे मतलब ए और बी के बीच में है, तो आप ये बताओ कि पंक्ति की संख्या मिनिमम कब हो जाएगी, द लेंथ ऑफ द क्यूब विल बिकम मिनिमम व्हेन। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमने हालांकि इसको रैंकिंग के चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। उस टाइप का जब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो उसका भी कंसेप्ट हम यहाँ पे देख लेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे 3 कंसेप्ट होते हैं, एल प्लस आर माइनस वन, 90% क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सीएचएसएल में। और बाकी 2 कंसेप्ट क्या होते हैं, एक मैक्सिमा का कंसेप्ट होता है, ठीक है, और एक मिनिमा का कंसेप्ट होता है। और मिनिमा में ही एक कंसेप्ट और आता है जब का आंसर आ जाता है कैनॉट बी डिटरमाइन। ठीक है फ्रेंड, तो वो किस केस में आता है, इसने हमने रैंकिंग के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर रखा है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो हमको वहां पे भी हम समझा देंगे। फिलहाल तो हमने एक क्या देखा यहाँ पे, साइन कन्वेंशन एल प्लस आर माइनस वन। तो जो भी आप A4 शीट बनाओगे उसमें आप हेडिंग लिखोगे रैंकिंग, और उसमें कंसेप्ट नंबर 1 लिखोगे कि आपका साइन कन्वेंशन क्या होगा, आपने साइन कन्वेंशन कैसे डिसाइड करोगे, और सेकंड कंसेप्ट क्या लिखोगे, एल प्लस आर माइनस वन का कंसेप्ट लिखोगे। ठीक है, अब उस चीजों को अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उन चीजों को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देख रखा है कि पंक्ति किस चीज की है, बसों की पंक्ति है। पंजाब एक बस है जो दाएं छोर से 19वें स्थान पे है। ठीक है, तो दाएं छोर का क्या मतलब हो गया फ्रेंड्स, राइट एंड से 19th है। तो राइट एंड कैसे काउंट करेंगे फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए ये आपकी पूरी पंक्ति हो गई, तो राइट कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला। तो हमने साइन कन्वेंशन कैसा सीखा था फ्रेंड्स, ये हमारी कॉपी हो गई, राइट हैंड हमारा राइट डायरेक्शन डिनोट करेगा और लेफ्ट हैंड हमारा लेफ्ट से डिनोट करेगा। तो दे क्या रखा है, दाएं छोर से 19वें स्थान पे। तो पंजाब जो है दाएं छोर से 19वें स्थान पे। जैसे मान लीजिए इसको पंजाब अगर मान लें तो
इसका पोजीशन क्या है फ्रेंड्स? 19th। इसका पोजीशन क्या है? 19th। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? रफ्तार पंजाब से 23 स्थान बाईं ओर है। मतलब रफ्तार एक दूसरी बस है जो कि पंजाब से 23 प्लेसेस लेफ्ट की ओर है। तो पंजाब अगर 19th पोजीशन पे है तो रफ्तार कहां आ जाएगी फ्रेंड्स? पंजाब अगर 19th पोजीशन पे है तो रफ्तार इस तरफ आएगी कि इस तरफ आएगी? तो उसके लिए हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। क्या दे रखा है? 23 स्थान बाईं ओर है, मतलब पंजाब के बाईं ओर है। तो पंजाब का बाईं ओर कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स? ये आपकी कॉपी हो गई। पंजाब का राइट क्या हो जाएगा? आपका राइट हैंड। पंजाब का लेफ्ट क्या हो जाएगा? आपका लेफ्ट हैंड। ये आपकी कॉपी हो गई। पंजाब का राइट क्या हो जाएगा? आपका राइट हैंड। पंजाब का लेफ्ट क्या हो जाएगा? आपका लेफ्ट हैंड। ठीक है। तो पंजाब का लेफ्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये। और राइट क्या हो जाएगा? ये। तो दे क्या रखा है? 23 स्थान बाईं ओर है। 23 स्थान बाईं ओर है। तो 23 स्थान बाईं ओर अगर हम लगा दें, 23 स्थान बाईं ओर लगा दें, 19th पोजीशन पे अगर पंजाब है, 19th पोजीशन पे अगर पंजाब है, इसमें 23 ऐड कर, 23 ऐड कर दें। क्यों ऐड की? क्योंकि ये पंजाब के लेफ्ट में है। अगर पंजाब के राइट में दे रखा होता तो ये इस साइड आता, तब हम उसको माइनस करते। ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होगा? एडिशन होगा। तो एडिशन कब होगा, माइनस कब होगा, ये हमने यहां पे देख लिया। तो 23rd प्लेस लेफ्ट ऑफ पंजाब। तो क्या हो जाएगा ये फ्रेंड्स? 9 3 12 और 4 42। तो जो रफ्तार का पोजीशन है, जो रफ्तार का पोजीशन है वो क्या है? 40 सेकेंड। 40 सेकेंड किधर से है फ्रेंड्स? 40 सेकेंड किधर से है? राइट से है। 40 सेकेंड है राइट से। 40 सेकेंड राइट से। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है। रफ्तार पंजाब से 23 स्थान बाईं ओर है तथा और एंड पंक्ति के ठीक मध्य में। मतलब रफ्तार जो है ये पूरे लाइन के बीच में है। अगर ये पूरे लाइन के बीच में है तो इसका मतलब क्या हो गया? राइट से इसके कितने पोजीशन पे है? 40 सेकेंड। मतलब ये रफ्तार अगर खुद 40 सेकेंड पोजीशन पे है तो इसके राइट में कितने लोग आ जाएंगे फ्रेंड्स? 41 लोग आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 40 सेकेंड पोजीशन पे वो खुद है। तो इसके राइट में, रफ्तार के राइट में, रफ्तार के राइट में कितने लोग आ गए फ्रेंड्स? रफ्तार के राइट में कितने आ गए? 41। रफ्तार के राइट में 41 आ गए। और बोल रखा है रफ्तार चूंकि बीच में है तो रफ्तार के लेफ्ट में भी, रफ्तार के लेफ्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये आपकी कॉपी हो गई। रफ्तार यहां पे है तो राइट साइड आपका राइट हैंड, लेफ्ट साइड आपका लेफ्ट हैंड। तो रफ्तार का राइट क्या हो जाएगा? ये। और लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये। तो रफ्तार के राइट में हमने देखा कितने बसेस थे? 41। तो रफ्तार चूंकि बीच में है तो जितना उसके राइट साइड में होगा उतने ही बसेस उसके लेफ्ट साइड्स में होंगी। तो लेफ्ट साइड्स में नंबर ऑफ बसेस कितनी हो जाएंगी फ्रेंड्स? 41। 40 सेकेंड ये खुद था फ्रेंड्स, इसीलिए हमने 41 लिखा। इसके राइट साइड में 41, इसके लेफ्ट साइड में 41। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन जो पूछा है, रफ्तार बस तथा बाएं छोर पर खड़ी बस के मध्य कितने बसें हैं? मतलब बाएं छोर पे मान लो ये फर्स्ट बस है और ये 40 सेकेंड बस है, ये 40 सेकेंड बस है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितनी बसेस हैं वो हमारा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 40 सेकेंड ये हो गया, फर्स्ट कितना हो गया? मतलब आप अगर इसको देखो, रफ्तार के बाएं साइड में कितने बसेस हैं? 41। और पहले बस को अगर हम हटा दें, पहले बस को क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि उन दोनों के बीच में पूछा गया है। अगर इन दोनों के बीच में अगर कुछ नंबर्स हमें पूछा गया है तो इन दोनों को हमें हटा देना होता है। ठीक है। इन दोनों को हमें हटा देना है क्योंकि बीच वाला पार्ट तो ये रहेगा ना फ्रेंड्स। ठीक है। तो टोटल कितना था? 41। रफ्तार के लेफ्ट में, रफ्तार को छोड़ के लेफ्ट में कितना था? 41। 41 कौन था? इस पोजीशन को काउंट करके। तो इस पोजीशन को काउंट अगर हम हटा दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जो लोग बीच में होंगे इनके, तो इनके बीच में कितने लोग हो जाएंगे फ्रेंड्स? 41 माइनस 1 40। कितने लोग हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है। अब इसमें आपसे और क्या पूछा जा सकता था? इसमें आपसे और क्या पूछा जा सकता था? इसमें पूछा यह जा सकता था कि अब भाई ये बता दो कि टोटल नंबर ऑफ बसेस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ बसेस क्या हो जाएंगे लाइन में? तो रफ्तार के लेफ्ट में 41, रफ्तार के राइट में 41 और रफ्तार खुद एक। ठीक है। तो कितने टोटल नंबर ऑफ बसेस हो जाएंगे? 41 प्लस 41 प्लस 1। ठीक है। 41 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 82 और 82 प्लस 1 83। टोटल नंबर ऑफ बसेस कितने हो जाएंगे? 83। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता था फ्रेंड्स? इसको और अगर क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया,
हम उसका कुछ फॉर्म्स देख रहे हैं कि और क्या क्या पूछे जा सकते हैं। अब आपसे पूछ रखा है कि रफ्तार का पोजीशन राइट से अगर 42 है तो लेफ्ट से क्या होगा। तो टोटल का पोजीशन क्या है 83, राइट से पोजीशन क्या है 42, लेफ्ट से क्या मान लेंगे L और -1, टोटल इक्वल्स टू L प्लस R -1। ठीक है, तो 42 -1 कर दें तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 42 -1 कर दें 41 हो जाएगा। तो L से इसका पोजीशन क्या आ जाएगा 42, L से इसका क्या पोजीशन आएगा 42। आना भी चाहिए था फ्रेंड्स 42, क्यों, क्योंकि जो रफ्तार जो बस है वो मध्य में, वो बीच में है, इसीलिए इधर से राइट से भी इसकी काउंटिंग 42 आनी चाहिए थी और लेफ्ट से भी काउंटिंग इसकी 42 आनी चाहिए थी। ठीक है, और क्या इंप्रोवाइज कर सकता है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि भाई ये बता दो कि पंजाब का राइट से दे रखा था कि 19 पोजीशन है, तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा। तो पंजाब के लिए अगर हम लिखें तो 83 इज इक्वल्स टू, राइट से क्या पोजीशन दे रखी है फ्रेंड्स 19, लेफ्ट से L लिख देंगे -1, तो 19 -1 क्या हो जाएगा 18, और L क्या आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स, L क्या आ जाएगा 83 -18, L क्या आ जाएगा हमारा 83 -18। ठीक है, 83 -18, तो ये अपना आंसर हो जाएगा अगर लेफ्ट से आपको पंजाब की पोजीशन बतानी होगी फ्रेंड। तो ये कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, वो हमने यहां पे देख लिया। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि यहां पे हम आपके लिए जो क्वेश्चंस है सिर्फ इन क्वेश्चंस को ही कवर नहीं कर रहे हैं, इनके वेरिएशंस को भी कवर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल जो है आपका पूछा गया है कि इनके अल्फाबेट्स को यूज करके, गवर्नमेंट एक वर्ड है, इसके अल्फाबेट्स को यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, यह ध्यान रखना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स। एग्जाम्स में क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, और फालतू में आप अपना मार्क्स लूज कर जाओगे। तो क्या पूछा गया है, इसको यूज करके, इस वर्ड को यूज करके कौन सा इनमें से वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले, तो आप क्या करोगे, जितने भी आपके विकल्प दे रखे होते हैं उनमें से आप ये देखोगे कि क्या जो अल्फाबेट्स हैं, कुछ अल्फाबेट्स जो इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, जो अल्फाबेट्स यहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे, उन्हीं अल्फाबेट को यूज करके यहां पे आपके विकल्प बनाए गए होंगे, एग्जामिनर ने निश्चित बनाया होगा। जब भी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। कब नहीं बनाया जा सकेगा, जब इसमें इस अल्फाबेट, इस वर्ड में अगर कोई हम एक्स्ट्रा अल्फाबेट ऐड कर दें, मतलब इस वर्ड को अगर हम देखें, इससे कुछ ऐसा अल्फाबेट उठा लें जो इस वर्ड में है ही नहीं, उसको, उस अल्फाबेट को लेके अगर हम कोई वर्ड बना दें, उस अल्फाबेट को लेके अगर हम कोई वर्ड बना दें, तो वो तो डन है कि वो तो नहीं ही आएगा। ठीक है, तो हम इस चीजों को इस क्वेश्चंस में चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला अगर हम देखें, पहला विकल्प देखें तो GOT है, जी यहां पे है, O यहां पे है, T यहां पे है, तो ये तो बन जाएगा। ओवर में देखें OVER, O ये रहा, V ये रहा, E रहा, R रहा, तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, उसका नीड देखते हैं, नीड में क्या देखो, N तो है, N यहां पे है, D है क्या गवर्नमेंट में, नहीं है, तो ये तो नहीं बन पाएगा। और अगर नहीं बन पाया फ्रेंड्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी जो वर्ड है वो यहां पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, डी जो अल्फाबेट है वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आप ये वर्ड इससे नहीं बना सकते हो। और भी चीज को देखें, नॉन को भी मिला लेते हैं, वैसे इसको देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने देख लिया, डी यहाँ पे है नहीं, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। नॉन को भी देख लेते हैं, तो N ये रहा,
ओ ये रहा, आर ये रहा और एम ये रहा, तो ये भी आपका बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली इन क्वेश्चंस में फ्रेंड्स जनरली एग्जामिनर क्या करता है, जनरली ये नहीं बोल रहा हूं कि हर केस में ऐसा होगा, जनरली क्या करेगा ना, वो आपको जो लास्ट वाला जो अल्फाबेट है ना, जैसे इसमें नीड में डी जो था, लास्ट वाला अल्फाबेट आपको ऐसा विकल्प में आपको देगा कि वो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे, जो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसमें क्या होगा, आप लास्ट अल्फाबेट को जरूर चेक करना। एक ऐसा आपका वर्ड आपको मिल जाएगा जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या क्या इस चीजों में ध्यान रखना है, उम्मीद करता हूं कि आपने अपने नोटबुक में इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड फाइंड द अल्फाबेट विच इज नॉट प्रेजेंट इन दिस गिवन चॉइसेस। ठीक है, ये दो तरीके हैं, ये दो स्टेप्स हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स, बोल रखा है फ्राइड को ऐसा लिखा जाता है, तो कोड भाषा में रस्टी को कैसे लिखा जाएगा। जैसे ही अल्फाबेट का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, आपको रामबाण क्या यूज करना है, नंबरिंग। आपको क्या यूज करना है, आपके दिमाग में पहला चीज, एक ही चीज स्ट्राइक करना चाहिए सबसे पहले कि कुछ नंबरिंग का इशू होगा, उसको हमको यूज करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। नंबरिंग का इशू तो एक चीज हो गया, एक चीज तो हो गया आपको नंबरिंग यूज करना है। दूसरा क्या यूज करना है फ्रेंड्स, लिखने का तरीका। लिखने का तरीका मैंने आपको डिक्शनरी में भी समझाया था कि आप कैसे वर्ड्स को लिख रहे थे। ठीक है, मैंने आपको जब यहाँ पे वर्ड्स दे रखा था और पूछ रखा था कि कौन से इसमें ऑड वन वर्ड है, उसमें भी आपको लिखने का तरीका बताया था। और यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ, लिखने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपने लिख लिया तो चीजें आपको दिख जाएंगी वहीं के वहीं। देख लेते हैं, FRIED को कैसे लिखा जा रहा है, EQHDC। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जैसे ये कुछ आ जाए तो आप नंबरिंग कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो नंबरिंग करके आप आंसर ले आओगे। लेकिन इन सब क्वेश्चंस में आपको कुछ ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, EFQRHIDECD। क्या आप देख रहे हो, ये जो लेटर है उसके बाद वाला लेटर यहां लिखा हुआ है, ये जो लेटर है उसके बाद वाला लेटर यहां लिखा हुआ है, ये जो लेटर है उसके बाद वाला लेटर यहां लिखा हुआ है, ये जो लेटर है उसके बाद वाला लेटर यहां लिखा हुआ है, और ये जो लेटर है उसके बाद वाला लेटर यहां लिखा हुआ है। तो रिलेशनशिप तो मिल गया फ्रेंड्स। नंबरिंग करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, बिना नंबर किए हुए आप इसको आंसर लेके आओगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, RUST को क्या लिखा जाए फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे अगर R है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, LMNOPQR, PQR, तो यहाँ पे Q आना चाहिए। कहां का Q है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो गया। बाकी को चेक करने की भी जरूरत नहीं। एक बार और थोड़ा सा अश्योर हो जाते हैं, RSTUTUV, T के बाद क्या आना चाहिए, U, QRTU। सेकेंड वर्ड क्या होना चाहिए था, सेकेंड अल्फाबेट T, वो भी सही। तो हम डबल श्योर हो गए कि आपका आंसर तो यही। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसमें सीखा क्या, बिना नंबरिंग किए हुए भी आप कोड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोड वाले को कोडिंग डिकोडिंग पे हमने डिटेल में पढ़ा रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, और उसमें जो हमने डिटेलिंग की है वो बेसिकली 3 चीजों पे बेसिस थी। एक थी इजॉटी, जो हमने ऑलरेडी अभी थोड़ा देर पहले सीख रखा। दूसरा A to M एंड N to Z। तीसरा क्या था फ्रेंड्स, A to M और N to Z इधर से लिखना। चौथा क्या था फ्रेंड्स, रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग क्या होती है। एक अगर नॉर्मल ऑर्डरिंग में नंबर 1 हुआ तो रिवर्स ऑर्डर में एक क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में एक क्या हो जाएगा, 27 माइनस 26। ठीक है, तो ये हमने सीखा है। जब भी अल्फाबेट्स के क्वेश्चन आए तो नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है, वो इस तरीके से करना है। सबका याद नहीं रखना है, इजॉटी याद रखना है, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि हम सिर्फ आपको क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो थ्योरी है ना वो भी पार्ट पढ़ा रहे हैं, प्लस कुछ ऑब्जर्वेशन की चीजें भी बता रहे हैं जो आपको एग्जाम्स में दिख जानी चाहिए, ताकि नंबरिंग करके जो आप यहाँ पे अपना समय खराब करते वो ना करना पड़े। लेकिन मान लो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं दिखे चीजें, तो उनके लिए तो नंबरिंग तो है ही फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम्स में अप्रोच करना है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है। चीजें हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करेंगे ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला जो सवाल है आपका, उसमें दे रखा है कि एक कोड भाषा है, उसमें माइनस को क्या बोला जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको कैसे क्वेश्चन अप्रोच करना, आप यहां पे चुपचाप नंबर लिख लो, आप यहां पे चुपचाप नंबर लिख लो, +10 × 6 ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा हो आपको वैसे वैसे चीजों को रिप्लेस करते जाना है फ्रेंड्स, इससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इस क्वेश्चन में, इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये पैटर्न फॉलो करना है ताकि आपके गलती करने के चांसेस कम हो जाए, क्योंकि आपको गलती करना नहीं है इन टाइप के क्वेश्चंस में। जैसे जैसे जो चीज बोल रखा होगा उसको चीजों को हम करते जाएंगे। तो क्या बोल रखा है, माइनस को क्रॉस को, माइनस जो है, माइनस क्या है, माइनस मल्टीप्लीकेशन को प्रदर्शित करता है, मतलब माइनस का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। हम क्या करेंगे, यहां चुपचाप उसको लिख लेंगे, आगे पढ़ेंगे। डिवीजन जो है प्लस को प्रदर्शित करता है, डिवीजन का है यहां पर, तो डिवीजन को हमने क्या कर दिया प्लस, और डिवीजन प्लस को प्रदर्शित करता है, और प्लस जो है डिवीजन को प्रदर्शित करता है, प्लस जो है डिवीजन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। प्लस जो है डिवीजन को प्रदर्शित, और जो मल्टीप्लीकेशन है वो माइनस को प्रदर्शित करता है। तो अब आप बता दो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बॉडमास का सिंपल सा रूल है फ्रेंड्स, उसको लगाते हैं और अपना आंसर लेके आते हैं। तो 19 + 2 × 35 डिवाइडेड बाय 10, तो डिवाइडेड बाय 10 को अगर मल्टीप्लीकेशन में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1/10, और ये -6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बॉडमास का मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 5 5 7, ठीक है। नंबर क्या क्या बच गया हमारे पास, नंबर क्या क्या बच गया हमारे पास, ठीक है। तो 19 + 7 -6, 19 + 7 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 19 + 7 क्या हो जाएगा 26, 19 + 7 क्या हो जाएगा 26, 26 - 6, 26 - 6 क्या हो जाएगा 20। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स। इन टाइप के क्वेश्चंस में बस एक ही गलती आप करोगे, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे वही गलती कर दोगे कि भाई आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो मैंने क्या बोला, आप जो इक्वेशन दे रखा होगा उसको चुपचाप यहाँ पे लिख दो, और जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा उस हिसाब से आप स्टेप बाय सारे जो साइंस है उनको चेंज करते जाओ और अपना आंसर फाइनली लेके आ जाओ। इन क्वेश्चंस में को इस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कुछ पैटर्न दे रखी है, और पूछ रखा है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो पैटर्न के क्वेश्चन में फ्रेंड्स, पैटर्न के क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि आखिर चीजें हो क्या रही। यहां अगर आप ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है, ए बी कहां पे है, यहाँ पे ए बी पहला पोजीशन पे है, यहाँ पे ए बी कहां पे है, सेकंड पोजीशन पे है। अगर ग्रुप बना लें, अगर हम ग्रुप बना लें, किसका किसका, ये 4 ग्रुप बना लेते, ये 4 ग्रुप हमने बना लिया। तो आपको दिख रहा है क्या, ए बी फर्स्ट पोजीशन पे था, यहां पे ए बी कहां है, स्मॉल ए बी वाला, स्मॉल वाला, बड़ा वाला नहीं, स्मॉल ए बी सेकेंड पोजीशन पे। यहां पे स्मॉल ए बी कहां है फ्रेंड्स, थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। यहां पे फर्स्ट पोजीशन कैसे हो गया, 1 2 3 4 हमने ग्रुप्स बना लिए, 1 2 3 4 यहां पे भी ग्रुप्स बना लिए, 1 2 3 4 यहां पे भी ग्रुप्स बना लिए। चौथे पे कहां पे फ्रेंड्स, फोर्थ पोजीशन पे। उसके बाद क्या हुआ, फिर से चीजें रिपीट होनी शुरू हुई, यहां पे वापस से फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो यहां पे कहां आना चाहिए फ्रेंड्स, यहां पे ए बी कहां आना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे। ए बी कहां आना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे। ए बी कहां आना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे क्या है फ्रेंड्स, कैपिटल ए बी, ये नहीं होगा। सेकंड पोजीशन पे क्या है फ्रेंड्स, कैपिटल ए बी, ये भी नहीं होगा। सेकंड पोजीशन पे क्या है फ्रेंड्स, स्मॉल ए बी। सेकंड पोजीशन पे क्या है फ्रेंड्स, स्मॉल। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन जो ग्रुप्स हैं वो किसके किसके हैं, कैपिटल ए बी, कैपिटल ए बी और कैपिटल ए बी, कैपिटल ए बी, कैपिटल ए बी और कैपिटल ए और कैपिटल, कैपिटल ए और कैपिटल, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। तो इन टाइप की चीजों को, इन टाइप के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है फ्रेंड्स। मूवमेंट क्या हो रहा है, ग्रुप में मूवमेंट हो रहा है, इंडिविजुअल मूवमेंट हो रहा है, वो चीज आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व करना है इन टाइप के कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है यहाँ पे,
कंसेप्ट एक चीज है कि जो भी मूवमेंट हो रहा है, ग्रुप में मूवमेंट हो रहा है या इंडिविजुअल लेटर का मूवमेंट हो रहा है, वो आपको देखना है। ठीक है फ्रेंड, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो सवाल है आपका डायरेक्शन टेस्ट के बेसिस पे सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले डायरेक्शन टेस्ट का हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी क्या है पहला फ्रेंड्स? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम क्या यूज करेंगे? नॉर्थ को क्या बोलेंगे, मतलब उत्तर को क्या बोलेंगे, दक्षिण को क्या बोलेंगे, ईस्ट को क्या बोलेंगे, और वेस्ट को क्या बोलेंगे। ठीक है, पूर्व को क्या बोलेंगे, पश्चिम को क्या बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा साइन कन्वेंशन क्या है? राइट टर्न का मतलब क्या होगा और लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होगा। तो ये दो चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। बाकी और भी क्वेश्चंस में कुछ नए नए इंट्रिकेसीज आती हैं, तो उनको हम जब वो क्वेश्चन आएगा तो उस समय उस कंसेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थ्योरी क्या है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या हो गया फ्रेंड्स? साइन कन्वेंशन क्या हो गया? तो ये आपकी कॉपी हो जाएगी, ये आपकी कॉपी हो जाएगी। कॉपी में एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। वर्टिकल लाइन का जो इस वाला ये वाला पार्ट, वर्टिकल लाइन का ये वाला पार्ट में जो ये अपवर्ड एरो जो बनेगा, अपवर्ड वाला जो बनेगा वो नॉर्थ को डिनोट करेगा। वो किसको डिनोट करेगा? उत्तर। ठीक है, उसी तरह इसी वर्टिकल लाइन में जो डाउनवर्ड एरो है, जो डाउनवर्ड एरो है वो किसको डिनोट करेगा फ्रेंड्स? साउथ को, मतलब दक्षिण को। ठीक है फ्रेंड्स, दक्षिण को डिनोट करेगा। उसी तरह जो ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन जो राइट साइड की तरफ है, राइट साइड कैसे? ये आपकी कॉपी होगी, ये आपका राइट हैंड हो गया, और राइट साइड के जो एरो बना हुआ है ये आपको किसको डिनोट करेगा फ्रेंड्स? ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या होगा? पूरब। उसी तरह जो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन का है, ये आपकी कॉपी हो गई और ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, और लेफ्ट साइड एरो डिनोट कर रहा है, तो ये आपका वेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये तो हो गया आपका साइन कन्वेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो एरो का हेड है, एरो का हेड आपका डिटरमाइन करेगा कि आपका साइन कन्वेंशन क्या होगा फ्रेंड्स। एरो का जो हेड है वो डिटरमाइन करेगा कि आपका साइन कन्वेंशन क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे हमने निकाला वो अभी हमने देख लिया। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट आता है राइट और लेफ्ट का। दूसरा कंसेप्ट आता है राइट और लेफ्ट का। तो राइट और लेफ्ट को कैसे डिटरमाइन करें? तो एक चीज को समझते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल है कि ये वाला जो एरो है, ये वाला जो एरो है जो हमने नॉर्थ की तरफ बनाया है, जो उत्तर की तरफ बनाया है, उसको हम कैसे डिनोट करें, मतलब अपना फिजिकल सेंस में उसको कैसे डिनोट करें। तो जब भी ये कॉपी हो जाएगी आपकी, और आपका जो चेहरा है वो कॉपी की तरफ फेस करेगा, आपका जो चेहरा है वो कॉपी की तरफ फेस करेगा, तो राइट हैंड की तरफ हमने क्या बोला? राइट डायरेक्शन। जब भी राइट टर्न या फिर राइट टर्न लेना बोलता है तो हमें राइट टर्न कैसे लेना है? राइट हैंड की तरफ। और जब भी लेफ्ट टर्न लेना हो तो हमें क्या करना है? लेफ्ट टर्न की तरफ। ठीक है, तो नॉर्थ के केस में हमारा चेहरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बोर्ड की तरफ हो जाएगा, और आपके केस में हो जाएगा क्या? आपकी कॉपी की तरफ हो जाएगा। आप कॉपी की तरफ जब देख रहे होगे तो दैट विल बी योर नॉर्थ। ठीक है, अब जब आप कॉपी की तरफ आपको नॉर्थ देख रहे हो, जब आप कॉपी की तरफ देख रहे हो तो नॉर्थ क्या हो गया फ्रेंड्स? कॉपी की तरफ का डायरेक्शन। राइट साइड क्या हो जाएगा? राइट टर्न अगर बोल दिया तो क्या हो जाएगा? राइट हैंड की तरफ, तो राइट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये। उसी तरह अगर आपको लेफ्ट बोल दिया, नॉर्थ से अगर लेफ्ट टर्न लेता है, नॉर्थ से अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी को हम ईस्ट में मैनिपुलेट करते हैं। ये क्या हो गया था? राइट टर्न, ये हो गया लेफ्ट टर्न। ठीक है, अब नॉर्थ चूंकि आपका ये था, ये आपकी कॉपी थी, आपका जो चेहरा जो आपका फेस कर रहा था वो कॉपी की तरफ फेस कर रहा था। अगर मुझे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है तो मैं क्या करूंगा? 90 डिग्री क्या करूंगा? 90 डिग्री घूम जाऊंगा। 90 डिग्री घूमने के बाद मेरा चेहरा अगर इधर है, 90 डिग्री मुझे कैसे घूमना है? 90 डिग्री मुझे कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 90 डिग्री अगर हम यहां से घूमे, अभी ये मेरा नॉर्थ था, चेहरा जो मेरा फेसिंग था वो अपनी कॉपी की तरफ था, तो 90 डिग्री अगर मैं क्लॉकवाइज घूमू तो कैसा घूमूंगा? कुछ ऐसा हो जाऊंगा, और मेरा चेहरा क्या होगा? ये होगा। मेरा चेहरा अगर ये हो गया तो ये अब मेरा ईस्ट का डायरेक्शन है, पूरब का डायरेक्शन है।
तो राइट टर्न क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट हैंड विल बी राइट टर्न, लेफ्ट हैंड विल बी लेफ्ट टर्न। राइट हैंड विल बी राइट टर्न, ये हमारा राइट टर्न हो जाएगा। अगर ईस्ट में कोई फेसिंग है उसका राइट टर्न क्या हो जाएगा? राइट हैंड। अगर ईस्ट में कोई फेसिंग है उसका लेफ्ट टर्न क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट इधर चला। अपने चेहरे से इमेजिन कीजिए, चेहरा अगर आपका ईस्ट की तरफ है तो राइट हैंड विल बी राइट टर्न, लेफ्ट हैंड विल बी लेफ्ट टर्न। उसी तरह दक्षिण क्या हो जाएगा? दक्षिण क्या हो जाएगा? वो पूरब से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, या फिर हमारा नॉर्थ क्या था? ये था हमारा चेहरा किधर था? बोर्ड की तरफ, और आपके केस में कॉपी की तरफ। तो दक्षिण क्या हो जाएगा? नॉर्थ का जस्ट अपोजिट। तो ऐसे अगर हम घूम जाए, ऐसे अगर हम घूम जाए तो ये आपका दक्षिण हो जाएगा। तो ये आपका दक्षिण हो जाएगा। और दक्षिण के केस में अगर आपको राइट टर्न बोलेगा तो राइट हैंड राइट टर्न, लेफ्ट हैंड लेफ्ट टर्न। राइट हैंड राइट टर्न को कैसे डिनोट करेंगे? राइट हैंड राइट टर्न। और लेफ्ट हैंड लेफ्ट टर्न को कैसे डिनोट करेंगे? लेफ्ट हैंड लेफ्ट टर्न। तो ये आपका लेफ्ट टर्न हो जाएगा और ये आपका राइट टर्न हो जाएगा। उसी तरह दक्षिण के बाद जब हम पश्चिम फेस करें तो पश्चिम क्या हो जाएगा? इस तरफ मेरे चेहरा, इस बार मेरा चेहरा है इस डायरेक्शन में, तो लेफ्ट टर्न दिस साइड, राइट टर्न दैट साइड। लेफ्ट टर्न ये हो जाएगा और राइट टर्न ये हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखें, इसको फ्रेंड्स, इसको मैं इरेज कर देता हूं और मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। राइट टर्न क्या हुआ था? ये हो गया था। राइट टर्न क्या हो गया था? ये हो गया था। राइट टर्न क्या हो गया था फ्रेंड्स? ये हो गया था। और इस केस में राइट टर्न क्या हो गया था? ये हो गया। तो क्या आपको राइट टर्न जो है, राइट टर्न जो है, क्या आपको क्लॉकवाइज घूमता नजर दिख रहा है क्या? राइट टर्न जो है क्या आपको क्लॉकवाइज घूमता नजर दिख रहा है क्या? इस केस में ऐसे था, यहां पे ईस्ट में ऐसे हो गया, साउथ में ऐसे हो गया, और जब आप पश्चिम में थे तो आपका राइट टर्न ऐसा हो गया। तो राइट टर्न कैसा घूम रहा है फ्रेंड्स? क्लॉकवाइज। जिन भी फ्रेंड्स को थोड़ा सा डायरेक्शन या विजुअलाइजेशन करने में दिक्कत है तो वो ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है फ्रेंड्स? उसी तरह लेफ्ट टर्न क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट। लेफ्ट टर्न क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये तो हो गया डायरेक्शन आप कैसे साइन कन्वेंशन में यूज करोगे, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? ये दो कंसेप्ट आप अपने पेपर में, एक नया पेपर लीजिए, उसमें आप नया टॉपिक का नाम लिखिए। क्या होगा आपका नया टॉपिक का नाम? डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट में आप क्या कंसेप्ट 1 यूज करेंगे? साइन कन्वेंशन फॉर डायरेक्शन। और दूसरा कंसेप्ट क्या होगा? हाउ टू कैलकुलेट या फिर हाउ टू रिमेंबर लेफ्ट एंड राइट। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये दो कंसेप्ट आप यहां पे सीखे। अब इन सवाल को कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। तो दे रखा है, दो ग्रामीण महिलाएं एक ही बिंदु से निकलते हुए घर लौट रही है। मतलब दो ग्रामीण महिलाएं हैं जो एक ही पॉइंट से निकल के घर लौट रही है। जो फर्स्ट महिला है वो दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर तक चलती है। हमारा साइन कन्वेंशन क्या था फ्रेंड्स? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। क्या दे रखा है? पहली महिला दक्षिण की ओर, पहली महिला दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलती है। 1 किलोमीटर इसको चला लो भाई दक्षिण की ओर। दक्षिण कौन सा है? ये वाला। फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। दक्षिण ये था फ्रेंड्स, दक्षिण ये था, तो दाईं ओर मुड़ना है। तो हमने क्या सीखा था? जो हमारा नॉर्थ था वो क्या था? जब हमारा चेहरा जो है, जब हमारा जो चेहरा है जब कॉपी की तरफ फेस कर रहा होता है तो हमारा नॉर्थ था। दक्षिण क्या था फ्रेंड्स? ये था दक्षिण। जब मैं आपके सामने, जब हमारा चेहरा है तो हमारा दक्षिण था। तो राइट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट हैंड राइट, लेफ्ट हैंड लेफ्ट। ठीक है? तो क्या दे रखा है? 1 किलोमीटर तक दक्षिण चलती है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। दाईं मतलब राइट। दाईं ओर मुड़ जाती है मतलब किस ओर मुड़ेगी? इस तरफ मुड़ेगी। इस तरफ मुड़ेगी, मुड़ गई, मुड़ जाती है और अपने घर तक पहुंचने के लिए आगे 6 किलोमीटर चलती है। मतलब इसके आगे ये यहां पे 1 किलोमीटर चली और फिर यहां पे 6 किलोमीटर चली। ठीक है फ्रेंड्स? ये तो पहली महिला होगी। इस बीच इसी समय पे दूसरी महिला जो है पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर तक चलती है। ठीक है? पश्चिम क्या हो गया फ्रेंड्स? ये हो गया। एरो इस पॉइंट से दूसरी महिला शुरू करेगी क्योंकि दे रखा है
कि एक ही बिंदु से निकलते हैं दोनों महिला, तो पश्चिम कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां से पश्चिम कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। और कितनी दूर चल रही है फ्रेंड्स, 5 किलोमीटर। तो कितनी दूर चलेगी, 5 किलोमीटर। मैंने इस एरो को छोटा क्यों बनाया, क्योंकि ये 6 किलोमीटर यहाँ पे है और इसी डायरेक्शन में ये है 5 किलोमीटर, तो इसको हमने छोटा बना दिया है 6 किलोमीटर से, ये थोड़ा सा देखने में सही लगे, ठीक है। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ती है और आगे 4 किलोमीटर तक चलती है। उत्तर की तरफ मुड़ती है, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है 5 किलोमीटर, और इसके बाद ये उत्तर में मुड़ गई, तो उत्तर कौन सा होगा फ्रेंड्स, उत्तर कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इस पॉइंट पे आपको फिर साइन कन्वेंशन ड्रॉ करना होगा। इस पॉइंट पे अगर हम साइन कन्वेंशन ड्रॉ करें तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ती है और आगे 4 किलोमीटर चलती है। तो ये उत्तर था हमारा, कैसे बनाया हमने, इस पॉइंट पे हमने अपना साइन कन्वेंशन को ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट पे हमने अपना साइन कन्वेंशन को ड्रॉ कर लिया और 4 किलोमीटर इसको उत्तर में चला दिया, 4 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। फिर वह अपने बाएं मुड़ जाती है और अपने घर तक पहुंचने के लिए आगे 1 किलोमीटर तक चलती है। अब यहां से इसको लेफ्ट मुड़ना है, किस डायरेक्शन में जा रही है फ्रेंड्स, नॉर्थ में जा रही है। नॉर्थ में अगर जा रही है तो नॉर्थ में अगर लेफ्ट मुड़ना होता है तो क्या होता है, आपका जो चेहरा है वो कॉपी की फेसिंग में है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, राइट हैंड राइट साइड, मुड़ना किधर है, लेफ्ट टर्न लेना है, कहां मुड़ना है, और अपने घर तक पहुंचने के लिए आगे 1 किलोमीटर तक चलती है। 4 किलोमीटर चलने के फिर वो अपने बाएं मुड़ जाती है, यहां से बाएं मुड़ना है मतलब लेफ्ट मुड़ना है, कहां से, नॉर्थ डायरेक्शन से। तो लेफ्ट क्या हो गया, लेफ्ट हैंड, आपका चेहरा नॉर्थ फेसिंग मतलब आपकी कॉपी की तरफ फेसिंग, और लेफ्ट मुड़ना है। तो लेफ्ट कितना मुड़ना है फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर, लेफ्ट कितना मुड़ना है, 1 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछा गया है पहली महिला के घर के संबंध में दूसरी महिला का घर कहां है, मतलब पहली महिला के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू विमेन वन, द सेकेंड विमेन का जो घर है वो कहां है, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, ये है, इसका घर कहां है, यहां पे है, इसका घर कहां पे है, यहां पे, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस, इसका घर किस डायरेक्शन में हो गया फ्रेंड्स, विथ रेस्पेक्ट टू दिस, अगर हम ये देखें इसका घर किस डायरेक्शन में हो गया, अगर हम साइन कन्वेंशन में देखें तो ये साइन कन्वेंशन किसको डिनोट करता है, नॉर्थ को, मतलब उत्तर को। तो आपके आंसर में उत्तर तो आना ही चाहिए, दक्षिण दक्षिण ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस जरा देख लेते हैं, डिस्टेंस देख लेते हैं। तो डिस्टेंस को अगर देखें तो ये से यहां डिस्टेंस क्या था फ्रेंड्स, 4 किलोमीटर, यहां से यहां डिस्टेंस कितना था, 4 किलोमीटर, और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया फ्रेंड्स, 4 + 1 5 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 5 किलोमीटर, मतलब उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर, उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर। यहां पे एक बात बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि क्वेश्चन क्या पूछा है, पहली महिला के घर के संबंध में दूसरी महिला का घर कहां है, फर्स्ट वुमेन के घर के संबंध में दूसरी महिला का घर कहां है। यहां अगर इसको चेंज कर दिया होता ना कि दूसरी महिला के संदर्भ में पहली महिला का घर कहां है, अगर यहां पे क्वेश्चन चेंज कर दिया होता कि दूसरी महिला के संबंध में पहली महिला का घर कहां है, तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या बन जाता फ्रेंड्स, ये बन जाता, दूसरी महिला का घर फिर किधर पड़ता, यहां पे पड़ता। डिस्टेंस तो सेम रहता फ्रेंड्स 5 किलोमीटर, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाता, ये वाला, और ये वाला डायरेक्शन किसको डिनोट करता है फ्रेंड्स, डाउनवर्ड वाला, साउथ। तो हमारा आंसर क्या होता उस केस में, दक्षिण में 5 किलोमीटर। तो हमने 2 क्वेश्चन यहां पे देखे, पहली महिला के संदर्भ में दूसरी महिला का घर कहां पे है, और दूसरी महिला के संदर्भ में पहली महिला का घर कहां है। तो इनको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या है, वरना इतना बनाने के बाद भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहां पे हमने चीजें क्या सीखी, थ्योरी सीखी, थ्योरी में क्या सीखा फ्रेंड्स, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का डायरेक्शन कैसे डिनोट करते हैं,
राइट और लेफ्ट को कैसे लिखते हैं, दूसरा कंसेप्ट। तीसरा चीज हमने क्या सीखा, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में किसको पूछा गया है वो ध्यान रखना है। ये चार चीजें आप डायरेक्शन टेस्ट में ध्यान रखोगे। अगर थोड़ी सी भी इसमें चूक होती है तो आपका आंसर गलत हो जाता है फ्रेंड। तो इसको हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक वे में पढ़ना। थ्योरी पढ़ना, थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चंस को देखना, और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना कि आखिर क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, ठीक है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो होलिस्टिक वे में तैयारी ऐसे ही होती है फ्रेंड्स कि सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो सवाल है आपका वो सिलोजिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो सिलोजिज्म में कुछ कुछ टिप्स होते हैं, कुछ कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं। कि पहला रूल क्या होता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन आता है, कोई एक सिंगल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसका अगर कोई कंक्लूजन हम डायरेक्टली निकाले तो वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव उसका कंक्लूजन नहीं आएगा। उसी तरह नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट से अगर हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करें तो उसका जो कंक्लूजन आएगा नेगेटिव आएगा, वो पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा जो रूल है, हम ऑल को क्या पढ़ सकते हैं, ऑल को क्या पढ़ सकते हैं, सम, ऑल को क्या पढ़ सकते हैं, सम, ठीक है। तो और चौथा जो रूल, सम को हम ऑल नहीं पढ़ते, सम को ऑल हम नहीं पढ़ते। ये चार कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है और इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा दो कंसेप्ट और आएंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ, जब हम स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन जो दे रखा होगा उसको जब आप सॉल्व करोगे, जो दो स्टेटमेंट को जोड़ने के बाद वो कंक्लूजन बन रहा होगा, तो उनके भी कुछ स्टेप्स हैं, जब ऐड करेंगे तब हम उस समय पे सीखेंगे। फिलहाल के लिए ये चीज हमें ध्यान में रखना होगा कि सभी को हम कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कुछ को हम सभी नहीं बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान में रखनी है इन चीजों को। पांचवा, छठा या फिर और भी जो रूल्स हैं वो कैसे आएंगे, तो जो जब स्टेटमेंट का एडिशन होगा उस केस में हम वहां पे देखेंगे कि दो स्टेटमेंट को ऐड करके अगर हम कोई कंक्लूजन निकालेंगे तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गई आपकी थ्योरी पार्ट। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको पहले मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, काफी फ्रेंड्स हमारे होंगे जो इंग्लिश में यहाँ पे सीएचएसएल का कोर्स करने के लिए आए। तो कोई भी पुस्तकें नोटबुक नहीं है, तो इसको मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, नो बुक्स आर नोटबुक। मतलब कोई भी पुस्तक नोटबुक नहीं होती, कोई भी पुस्तक नोटबुक नहीं होती। नो बुक्स आर नोटबुक, नो बुक्स आर नोटबुक। फिर सेकंड स्टेटमेंट लिख देता हूं, सभी डायरियां पुस्तकें होती हैं, ऑल डायरीज आर बुक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है और कंक्लूजन को भी मैं लिख देता हूं, कोई भी नोटबुक डायरियां नहीं होती, नो नोटबुक, नो नोटबुक्स आर डायरीज, सभी डायरिया नोटबुक होती हैं, ऑल डायरीज आर नोटबुक। ये आपका कंक्लूजन हो गया और ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका कंक्लूजन हो गया और ये आपका स्टेटमेंट हो गया। चार रूल्स हमने पढ़े, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन पॉजिटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव, ऑल को हम क्या बुला सकते हैं, सम, और सम को हम ऑल नहीं बुलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों ऐसा होता है, हमने फ्रेंड्स सिलोजिज्म के 4 घंटे का लेक्चर इसके लिए बना रखा था, वेन डायग्राम से समझा के मैंने उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। यहां पे हम उन रूल्स को यूज करते हैं और अपना आंसर लेके आते हैं, ठीक है। तो कोई भी पुस्तकें नोटबुक नहीं होती है, नो बुक्स आर नोटबुक। तो ये कैसा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट क्यों है,
क्योंकि यहाँ पे दे रखा है नहीं का टर्म यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे नो बुक्स आर नोटबुक, मतलब नो का टर्म यूज हो रहा है। और ये स्टेटमेंट कैसा है फ्रेंड? पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऑल डायरीज आर बुक्स, ऑल डायरीज आर बुक्स, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी नो और नॉट का टर्म नहीं यूज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? पहला स्टेप होता है कि आपको जो कंक्लूजन दे रखा होता है उसमें देखना है कि रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, नोटबुक और डायरी। उसके हिसाब से, नोटबुक और डायरी के हिसाब से, नोटबुक कहां है फ्रेंड्स? डायरी कहां है फ्रेंड्स? इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो इन दोनों के स्टेटमेंट को ऐड करके आएगा, इन दोनों स्टेटमेंट को ऐड करके आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेप 1 क्या था? अगर इन दो स्टेटमेंट को हमें ऐड करना है, इन दोनों स्टेटमेंट को ऐड करना है तो एक कॉमन वर्ड होना चाहिए इनके बीच में। तो कॉमन वर्ड क्या है फ्रेंड्स? कॉमन वर्ड क्या है? पुस्तकें। कॉमन वर्ड क्या है? पुस्तकें। कॉमन वर्ड क्या है? पुस्तकें। फिर हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कॉमन वर्ड के पहले, ये तो हमने कॉमन वर्ड आइडेंटिफाई कर लिया। एक चीज और होती है, जो भी स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गया तो यहाँ पे हिडन वर्ड क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? सम। यहाँ पे हिडन वर्ड क्या आ जाएगा? सम। और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे हिडन वर्ड क्या आ जाएगा? नो या फिर नॉट। ठीक है, फिर हमने क्या किया? कॉमन वर्ड जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस कॉमन वर्ड्स को हमें कैंसिल आउट करना पड़ता है, ये आपका स्टेप 3 होता है। तो कॉमन वर्ड आप कैंसिल आउट कैसे करते हो? कॉमन वर्ड आप कैंसिल आउट तब करते हो जब भी किसी पोजीशन पे भी, किसी भी पोजीशन पे कॉमन वर्ड के पहले नो या फिर ऑल का टर्म आ जाए, या फिर नो का टर्म यहां आए, या फिर नो का टर्म यहां आए, या फिर ऑल का टर्म यहां पे आए, या फिर ऑल का टर्म यहां पे आए, या दोनों ही जगह नो आ जाए, या दोनों ही जगह ऑल आ जाए, या फिर यहां पे ऑल आ जाए, यहां पे नो आ जाए। ठीक है, तो किसी एक पोजीशन पे भी नो या ऑल आ गया ना, इस पोजीशन से फिर उसको मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे सम आ गया, ऑल आ गया, नो आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी एक भी पोजीशन पे जो भी कॉमन वर्ड है आपका, उसके पहले अगर नो या ऑल आ गया तो उन कॉमन वर्ड्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, उन दोनों वर्ड्स कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और चूंकि पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट में कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट में कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसका जो रिजल्ट जो है वो हमेशा नेगेटिव आना है। ये हो जाता है आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या हो गया फ्रेंड्स? 4 हमने ऑलरेडी देखा, 4 हमने ऑलरेडी देखा। ठीक है, और रूल नंबर 5 हमने क्या देखा? पॉजिटिव से नेगेटिव जब भी कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जब भी स्टेटमेंट कनेक्ट होगा तो उसका कंक्लूजन हमेशा क्या आना है? नेगेटिव आना है। उसका कंक्लूजन हमेशा क्या आना है? नेगेटिव आना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? दो स्टेटमेंट्स को हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स को पहचानते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ, हिडन वर्ड सम आ गया। नेगेटिव स्टेटमेंट हुआ तो हिडन वर्ड नो और नॉट का टर्म आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने? कॉमन वर्ड आइडेंटिफाई किया। कॉमन वर्ड आइडेंटिफाई करने के पहले हमने क्या देखा कि कॉमन वर्ड के पहले नो या नॉट का टर्म आ रहा है कि नहीं, या फिर ऑल का टर्म आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कॉमन वर्ड को कैंसिल आउट कर दिया हमने। कॉमन वर्ड को कैंसिल आउट करते ही जो हमारे पास स्टेटमेंट बचा उसे हम पढ़ लेंगे, उसे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, जो भी डायरेक्शन में हमें पढ़ना हो उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है फ्रेंड, क्योंकि ये एक्सेप्शन वाला केस था कि पॉजिटिव से नेगेटिव जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो ऑल का जो फॉर्म है, ऑल का फॉर्म क्या हो जाता है? ऑल का फॉर्म क्या हो जाता है? नेगेटिव फॉर्म। ऑल विल टेक इट्स नेगेटिव फॉर्म, सबसे पहला चीज। दूसरा, मान लो यहां ऑल की जगह सम रहता, यहां ऑल की जगह सम रहता तो हमें स्टेटमेंट कैसे पढ़ना होता? नेगेटिव से पॉजिटिव पढ़ना होता या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ना होता? हम स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही पढ़ते। अगर यहाँ पे ऑल की जगह सम होता तो यहां से हम स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट ही पढ़ते। उस सब केस में क्या पढ़ते अगर ऑल की जगह सम होता? तो सम डायरीज आर नॉट नोटबुक, सम डायरीज आर नॉट नोटबुक। ठीक है, उल्टा नहीं पढ़ते, नो नोटबुक्स आर नॉट डायरीज, ये चीज हम नहीं पढ़ते। हम क्या पढ़ते? नो नोटबुक्स आर डायरीज हम नहीं पढ़ते, उल्टे डायरेक्शन नहीं पढ़ते जब यहाँ पे सम होता। ठीक है, चूंकि यहाँ पे ऑल है तो हम इसको दोनों डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं। तो नो डायरीज आर नोटबुक या नो नोटबुक्स आर डायरीज। ठीक है, तो नो नोटबुक्स आर डायरीज, ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये जो आपका कंक्लूजन है, ये आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा।
ये आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन क्या दे रखा है फ्रेंड, ऑल डायरीज आर नोटबुक। तो अभी हमने देखा जब भी पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट का डायरीज कहां है फ्रेंड, वापस से डायरीज यहां पे है, नोटबुक यहां पे, तो दोनों को स्टेटमेंट को ऐड करके हमारा रिलेशन आएगा। तो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन होता है तो हमारा आंसर क्या आता है फ्रेंड्स, नेगेटिव स्टेटमेंट आता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है फ्रेंड्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। पॉजिटिव कंक्लूजन अगर ये है, पॉजिटिव कंक्लूजन अगर ये है तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जब स्टेटमेंट कनेक्ट होते हैं तो कंक्लूजन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। ये नेगेटिव स्टेटमेंट क्यों नहीं है फ्रेंड्स, ये नेगेटिव स्टेटमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नो या नॉट का टर्म नहीं है, तो ये तो आपका कंक्लूजन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका कंक्लूजन क्या आ जाएगा, ये। तो आंसर क्या आ जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष एक सही है, ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिलोजिज्म के जो क्वेश्चंस है उनपे काफी सारे रूल्स हैं फ्रेंड्स, 5 रूल्स तो हमने देख लिया। 6th रूल क्या था फ्रेंड्स, जब भी पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन होगा और यहाँ पे ऑल का टर्म्स होगा तो हम स्टेटमेंट को दोनों डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं। नो डायरीज आर नोटबुक्स एंड नो नोटबुक्स आर डायरीज, क्योंकि ऑल अपना नेगेटिव फॉर्म लेता है। इन ऑल की जगह यहाँ पे सम होता, तो अगर ये स्टेटमेंट कनेक्ट हो रहा होता तो हम क्या लिखते, सम डायरीज आर नॉट नोटबुक्स। एक ही डायरेक्शन में हम पढ़ते, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और कंक्लूजन भी हमारा सिर्फ एक ही आता, सम नॉट वाला, सम डायरीज आर नॉट नोटबुक्स, सम डायरीज आर नॉट नोटबुक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया टोटल रूल्स। 5वां रूल, पॉजिटिव नेगेटिव का जो एडिशन के बाद जो फाइनल कंक्लूजन आएगा नेगेटिव। 6ठा रूल, ऑल नो फॉर्म ले जाएगा जब पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा, और दोनों डायरेक्शन में हम उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो 7वां रूल है, अगर ऑल की जगह सम होता है तो हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पढ़ते हैं, कुछ डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये 7 रूल्स थे जो हमने यहाँ पे देख लिया। आपको क्या करना है, सिलोजिज्म के लिए एक नया से फिर से A4 शीट का पेपर लेना है, जितने भी कंसेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ाए आपको एक साथ उस रूल्स को नोट डाउन करना है, ताकि लास्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल है, इसमें दे रखा है कि आयत फिल्म समीक्षकों को प्रदर्शित करता है। आयत का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल डिनोट्स फिल्म समीक्षक, रेक्टेंगल डिनोट्स फिल्म समीक्षक। वृत्त, वृत्त का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, सर्कल। सर्कल बेकर्स को प्रदर्शित करता है। सर्कल का क्या मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, बेकर्स। सर्कल मतलब बेकर्स। आयत मतलब फिल्म समीक्षक। यहां मैं फर्स्ट फिल्म देख देता हूं। ठीक है, त्रिभुज गोताखोरों को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज किसको प्रदर्शित करता है, गोताखोर। ठीक है, उसके बाद वर्ग फुटबॉल खिलाड़ी। वर्ग क्या हो गया फ्रेंड्स, स्क्वायर। ये हो गया फुटबॉल। ठीक है, ये डाइवर्स हो गए, ये फुटबॉलर्स हो गए, वो फिल्म वाले को हो गया, वो बेकरी हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा था, अक्षरों का कौन सा समूह उन फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है, मतलब फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो फुटबॉल खिलाड़ियों का कौन सा रेंज है फ्रेंड्स, आयत। फुटबॉल खिलाड़ी कहां पे आते हैं फ्रेंड्स, ये वाले ग्रुप में आते हैं। मतलब आपके आंसर में पूछा गया है अक्षरों का कौन सा समूह उन फुटबॉल खिलाड़ी को प्रदर्शित करता है जो गोताखोर नहीं है। मतलब फुटबॉलर तो हैं लेकिन गोताखोर नहीं है, डाइवर्स नहीं है लेकिन फुटबॉलर्स हैं। ठीक है, अगर वो फुटबॉलर्स हैं फ्रेंड्स, अगर वो फुटबॉलर्स हैं तो मतलब वो इस रीजन में होंगे, मतलब वो ये वर्ग वाले रीजन में होंगे, मतलब ई एफ डी में से कोई एक लेटर तो आपके पास आएगा ही आएगा। ई एफ डी में से कोई एक लेटर तो आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है, देख लेते हैं जरा सा, यहां पे जो आपको चॉइसेस दे रखे, यहां क्या है, जी एच, ये नहीं आएगा। यहां क्या है, डी है। ठीक है, यहां क्या है, डी है, तो ये हो सकता है। यहां भी क्या है, डी है, ये भी हो सकता है। यहां पे भी डी है। ठीक है, तो ई एफ डी तो आपके आंसर्स में आने ही चाहिए, ये हमने देख लिया। और क्या दे रखा है, जो गोताखोर को प्रदर्शित नहीं करता है, डाइवर्स जो नहीं है। डाइवर्स किसको बोला था हमने, डाइवर्स किसको बोला था,
डाइवर्स किसको बोला था? ट्रायंगल वाले को। तो ट्रायंगल वाले का क्या क्या एलिमेंट्स है फ्रेंड? जी, एच और एफ। तो आपके आंसर में ये तीनों चीजें नहीं आ सकती हैं। आपके आंसर में जी, एच और एफ नहीं आना चाहिए। जी कहां है फ्रेंड्स? यहां है। एच भी यहीं पे है। एफ तो आपके आंसर में आएगा नहीं, एफ आपके आंसर में आएगा नहीं, ठीक है, एफ आपके आंसर में नहीं आएगा। और आपके आंसर में क्या आना चाहिए फ्रेंड्स? ई एफ डी। ई एफ डी के अलावा और कुछ नहीं आएगा। ई एफ डी के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। तो यहां पे क्या आ रहा है फ्रेंड्स? सी आ रहा है। तो सी तो नहीं आएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ई एन डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ई एन डी। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। पूछा क्या है कि हमें उन फुटबॉलर्स को देखना है जो डाइवर्स नहीं है। तो डाइवर्स वाला रीजन कौन सा है फ्रेंड्स? ये ट्रायंगल वाला रीजन है। और डाइवर्स और फुटबॉलर्स के बीच में कॉमन सा रीजन कौन सा है फ्रेंड्स? ये वाला रीजन कौन सा है? एफ। ठीक है, ये वाला रीजन कौन सा है? एफ। तो जो डाइवर्स नहीं है तो एफ तो आपके आंसर में नहीं आएगा। तो आपका आंसर में क्या आना चाहिए फ्रेंड्स? ये वाला रीजन। आपके आंसर में क्या आना चाहिए? ये वाला रीजन। देखिए यहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये वाला रीजन आपके आंसर में नहीं आएगा। आपके रीजन में क्या आएगा आंसर? ई और डी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ई एंड डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो हमने देख लिया। हमने क्या किया फाइनली? स्टेप 1, जो भी आपको जो आकृति दे रखी थी उसके करस्पॉन्डिंग हमने जो यहां पे लिख रखा था उसको हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन हमें पूछा था कि फुटबॉल खिलाड़ी तो होने चाहिए, तो उस रीजन को हमने उठा लिया और क्या बोला, लेकिन वो डाइवर्स नहीं होने चाहिए थे, उसको हमने हटा दिया। ठीक है, जिसको हमने इंक्लूड कर दिया वो आपके आंसर्स में आने चाहिए, जिसको हमने एक्सक्लूड कर दिया वो आपके आंसर्स में नहीं आने चाहिए। तो इस बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा। इस बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और समझने के लिए तो हमने फिगर को कैसे ऑब्जर्व करके अपना आंसर ला सकते हैं वो भी हमने देख लिया। तो दो मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। हमने दोनों मेथड को देख लिया फ्रेंड्स। तो इस तरीके के ही अप्रोच को हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच या फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच, जहां पे आपको जो क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो उसको आपको पूरा जानकारी हो कि आप क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो तरीका जो है हमने यहाँ पे सीख लिया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे फ्रेंड्स उनके कुछ थ्योरीज पढ़ी, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ विकल्पों को एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व किया। तो किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस तरीके से उनके थ्योरी को जानना है, किस तरीके के सारे कंसेप्ट्स को जानना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा आपको किस चीज के नोट्स बनाने हैं जो लास्ट मिनट पे आप रिवाइज कर सको। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी आएगी, जो आप लिखोगे उसको कैसे अप्रोच करना है वो भी हम आपको समझाएंगे। तो इस तरीके से इस 6 वीक में फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से अपने आप को डेवलप कर लेना है कि सीएचएसएल में रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप वो गलत करके नहीं आओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब भी अल्फाबेट का कोई क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है, नंबरिंग करना है, आंसर लेके आना है। तो पूछ रखा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं इसको। एच पी ए, याद क्या रखना है फ्रेंड्स? इजॉटी। क्या याद रखना है? इजॉटी। 5, 10, 15, 20 और 25। 5, 10, 15, 20 और 25। तो ई एफ जी एच आई जे, एफ जी एच, ई एफ जी एच। तो एच क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एफ जी एच। ई के बाद +3, एल एम एन ओ पी, ओ पी, ओ क्या है फ्रेंड्स? 15, पी क्या हो जाएगा? 16 और ए तो 1 है ही। उसके बाद देखते हैं एफ एम जेड, एफ एम जेड, एफ एम जेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ई एफ, ई का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? 5, एफ क्या हो जाएगा? 6, एम क्या होता है फ्रेंड्स? 13। क्यों होता है एम 13? ए से एम तक अगर हम लिखें हाफ ऑफ द अल्फाबेट, ए 1 है, एम 13 है। ठीक है फ्रेंड्स, एम क्या हो गया? 13, जेड क्या हो गया? 26, जेड क्या हो गया? 26। उसी तरह डी जे वाई, डी जे वाई, इजॉटी का जे इज 10, इजॉटी का वाई इज 25 एंड ए बी सी डी ई एफ, डी इज 4, बी जी एक्स,
बी जी एक्स। बी क्या हो गया? 2 हो गया। ई एफ जी एच आई जे, एफ जी एच, एफ कितना था हमारा? 6 था। जी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए, लेटर्स को अगर हम अच्छे तरीके से लिखें, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके लिखें, तो क्या आपको रिलेशनशिप नजर आ रही है फ्रेंड्स? मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि इजॉटी तो आपको ध्यान रखना ही है, ए टू एम का 13 तो आपको याद रखना ही है, ध्यान रखना ही है। आपको नंबर्स को भी, जो भी अल्फाबेट्स है, उसको रिप्रेजेंट भी आप अच्छे से करोगे। तो 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2। उसी तरह 16 से 13, 13 से 10, 10 से 7। एक से पीछे गए, ए के पहले गए जेड, जेड के पहले वाई, वाई के पहले एक्स। ठीक है, तो यहां पे क्या 3 वर्ड्स आएंगे फ्रेंड्स? एक्स के पहले क्या आएगा? डब्लू। ठीक है, एक्स के पहले क्या आएगा? डब्लू। डब्लू आते ही अगर लास्ट लेटर है तो ये दोनों चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दोनों को देखना है। बी अगर 2 है, बी अगर 2 है, ए क्या हो जाएगा? 1, और ए के पहले बी को अगर बी से 2 और माइनस करना है तो एक ए हो जाएगा, और उसके पहले एक लेटर क्या आ जाएगा? जेड। तो यहां पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? जेड। 10, 7, 16 माइनस 3, 13, 13 माइनस 3, 10, 10 माइनस 3, 7, 7 माइनस 3, 4। 4 पे क्या होता है फ्रेंड्स? डी। 4 पे क्या होता है? डी। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हमने यहां पे सीखा। हालांकि इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने 2-3 बार कर लिखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो अभी तक चीजें आपको याद हो गई होंगी कि अप्रोच कैसे करना है, नंबरिंग कैसे करनी है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, ताकि आंसर आपका चुटकियों में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है ये काफी आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। 72, 66, 60, 54, तो यहां क्या आना चाहिए? 48, 48, 6 तो एज इट इज रह जाएगा। 72, 66, 60, 54, 54 में से 6 घटा दे, हर में 6 माइनस हो रहा है, -6, -6, -6, तो यहाँ पे भी -6 हो रहा है, क्या आ जाएगा? 648। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 648। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि ये जो समूह है ये आपस में रिलेटेड है। इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? कि ये जो ट्रिपलेट्स दे रखे हैं, 3 जो आपको नंबर्स दे रखे हैं, ये आपस में किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है। वैसे तीन जो लोग हैं, वैसे 3 चीजें उसी तरीके से रिलेटेड होंगी, लेकिन एक जो है वो रिलेटेड नहीं है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए, जो सबसे अलग है उसको चुनना है। तो देख लेते हैं, 61, 64, 71। यहां पे क्या हुआ? +3, +7। ठीक है, उसी तरह सेकेंड जो आपको दे रखा है 57, 60 और 69। तो यहां पे क्या हुआ? +3, तो यहां पे क्या हो गया? +9। ठीक है, 75, 78, 85। 75 + 3, 78, 78 + 7, 85। तो आपको दिख गया होगा फ्रेंड्स, +3 + 7, +3 + 7 यहां पे भी है, लेकिन यहां पे क्या आ गया है? +3 और +9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भिन्न है, बाकी लोग से ये अलग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 57, 60, 69। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। लास्ट वाले को भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर देख भी लें 89 + 3, 92, 92 + 7, 99। तो पैटर्न 3 में एक जैसा फॉलो हो रहा है और एक में फॉलो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, पैटर्न के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? ऑब्जर्वेशन से दिख गया तो दिख गया, नहीं तो जो जनरल होता है, थर्ड नंबर को आपको इन दोनों के बीच कुछ करके बनाना होता है कि थर्ड नंबर का रिलेशनशिप इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या फिर स्क्वायर, क्यूब, इस तरीके से करके आपको आंसर लेके आना था। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो 3rd नंबर हो, इनमें से कोई एक नंबर जो होगा वो इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन इस टाइप से कुछ बन रहा होगा, तो वो भी एक पैटर्न होता है। इसको भी आप जब आप कंसेप्ट में लिख रहे होंगे तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, स्टार लगा के नोट कर लीजिए कि वो भी एक पैटर्न बन सकता है, जहां पे जो कोई भी एक नंबर है वो इन दोनों का स्क्वायर हो जाए,
जैसे मान लो कि एक नंबर दे रखा है क्या, यहाँ पे दे रखा है 25, यहाँ पे नंबर दे रखा है यहाँ पे 3 और 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इस टाइप का भी पैटर्न हो सकता है, पैटर्न इनफाइनाइट हो सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए इन टाइप के ट्रिपलेट्स में हम क्या करते हैं, जनरली जो डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव है वो सब देख के हम अपना आंसर ले आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो मिरर इमेज का क्वेश्चन है। पूछ रखा है कि सही प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, तो मिरर इमेज की कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। थ्योरी क्या है कि मिरर इमेज बनता कैसे। ठीक है, मिरर इमेज बनता कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक लाइन दे रखी है, ये आपके पास अगर एक लाइन दे रखी है और मिरर इस पोजीशन पे लगा हुआ। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज हम बनाएंगे कैसे, इसका मिरर इमेज हम कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो एंड्स है, ये जो एंड्स है इसको पहले नंबरिंग करेंगे, क्या 1 और 2। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये मिरर के बीच, मिरर से इस पॉइंट का डिस्टेंस नोट डाउन करेंगे। जैसे इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं फ्रेंड्स कि मिरर इमेज कैसे बनता है, उस बेसिस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ गलत भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक तरीका है। ठीक है, तो मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है कि जितने डिस्टेंस पे आप जिसका इमेज बनना है उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के बाद उसका इमेज बनता है। जैसे अगर ये 1 पॉइंट है, अगर ये 1 पॉइंट है और ये मिरर से ए दूरी के डिस्टेंस पे है, तो इसका जो इस पॉइंट का, हमने लाइन को एक पॉइंट में डिवाइड कर लिया है एंड्स को, तो इस पॉइंट का जो मिरर इमेज बनेगा वो मिरर से ए दूरी पे बनेगा और यहां पे बनेगा। तो 1 पॉइंट कहां आ जाएगा, ऐसा। ये मिरर की प्रॉपर्टी होती है, जितने दूरी पे ये पॉइंट है उतने ही दूरी पे ये पॉइंट है। उसी तरह जितने दूरी पे ये पॉइंट 2 है उतने ही दूरी पे यहाँ पे ये पॉइंट 2 आएगा, उतने ही दूरी पे यहाँ पे पॉइंट 2 आएगा। कितनी दूरी पे है, बी दूरी पे। ये दूरी बी है तो ये भी दूरी बी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1 और 2 को जोड़ना कैसे, तो 1 और 2 को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से 2 की तरफ मूव करेंगे, 1 से 2 की तरफ मूव करेंगे, और जैसे 1 और 2 जुड़ रहे होंगे वहां पे, वैसे ही यहाँ पे भी जोड़ देना है। तो 1 और 2 की तरफ हम ऐसे मूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1 और 2 की तरफ हम कैसे मूव करेंगे, 1 से 2 की तरफ मूव करेंगे, 1 से 2 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक थ्योरी मिरर इमेज की। इसमें ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, जो भी एलिमेंट जितनी दूरी पे होगा उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो भी उतनी ही दूरी पे बनेगा। और दूसरा जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज कंसेप्ट में ध्यान रखना है, ये मिरर का जो डायरेक्शन है ये क्या दे रखा है फ्रेंड्स, मिरर का डायरेक्शन क्या दे रखा है, ये वर्टिकल था। अगर ये मिरर बन जाता फ्रेंड्स, ये मिरर अगर बन जाता, एमएन अगर ये हो जाता, तो इसका मिरर इमेज कैसा बनता फ्रेंड्स, इसका मिरर इमेज कैसा बनता। हमने बोला ये पॉइंट 1 है, अब पॉइंट 1 का जो डिस्टेंस हमें कहां से नापना होता, इस मिरर से नापना होता। पॉइंट कहां पे आ जाता, 1 यहां पे आ जाता। 2 का पॉइंट कहां से नापना होता, मिरर से नापना होता। तो 2 कहां पे आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 यहां पे कहीं पे आ जाएगा। ज्वाइन कैसा होता है, 1 से 2 की तरफ मूव करते, 1 से 2 की तरफ मूव करते, तो ज्वाइन कुछ ऐसा हो जाता। इसका मिरर इमेज, अगर मिरर ऐसा होता तो इसका मिरर इमेज ऐसा बन जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिरर के पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा कि आपका मिरर इमेज कैसा बनेगा फ्रेंड्स। अब मिरर इमेज अगर हमने सीख लिया है तो थोड़ा सा वाटर इमेज भी देख लेते हैं कि कैसे बनता है, थोड़ा सा वाटर इमेज देख लेते हैं कैसे बनता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपकी लाइन है, इसका आपको वाटर इमेज बनाना है तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक होती है, जब भी किसी भी चीज का मिरर इमेज आपको वाटर इमेज आपको बनाना रहता है तो आप ना मिरर को ऐसे प्लेस कर दो। मिरर हमेशा ऐसे अगर प्लेस हो गया ना तो इसका आपको वाटर इमेज मिल जाएगा, इसका आपको वाटर इमेज मिल जाएगा। ठीक है, मिरर हमेशा इस डायरेक्शन में प्लेस होगा वाटर इमेज बनाने के केस में। एक और चीज देख लेते हैं, मान लीजिए ये ए है, इसका अगर हमें जो वाटर इमेज बनाना है तो मिरर को कहां प्लेस करेंगे, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में अगर मिरर को प्लेस करेंगे और इसका अब मिरर इमेज अगर बनाएंगे, इसका अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। इस मिरर के अबाउट इसका अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ए का जो वाटर इमेज है वो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो वाटर इमेज बनाने के केस में जो भी एलिमेंट आपको दे रखा होता है उस केस में आप मिरर को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दो, तो इसका वाटर इमेज कुछ ऐसा बन जाएगा। मिरर इमेज तो ये है ही इसका, ऊपर से ये वाटर इमेज भी है इसका। ठीक है फ्रेंड, तो वाटर इमेज बनाने का बहुत ही आसान तरीका होता है ये, तो आप इसको देख के यहाँ पे सीख सकते हो।
दो चीज हमने बनाने सीख ली, मिरर इमेज और वाटर इमेज। और क्या ध्यान रखना, वाटर इमेज के केस में क्या हुआ, जो टॉप पार्ट था वो क्या हो गया, बॉटम। जो टॉप पार्ट था वो क्या हो गया, बॉटम। टॉप पार्ट का क्या हो गया, ये जो टॉप पार्ट था वो बॉटम में आ गया, और जो बॉटम पार्ट था वो टॉप में आ गया। तो टॉप का बॉटम होता है और बॉटम का टॉप होता है, उसका मतलब क्या होता है वो हमने यहाँ पे सीख लिया। मिरर इमेज के केस में, मिरर इमेज के केस में क्या होता है, मिरर इमेज के केस में क्या होता है, मान लो मिरर आपका ऐसा है, कुछ ऐसा प्लेस्ड है एलिमेंट, तो इसका अगर हम मिरर इमेज जब बनाएंगे, इसका जब हम मिरर बनाएंगे, तो मिरर के केस में ये जो चीजें हैं, लेफ्ट का राइट, लेफ्ट का राइट, मतलब इन दोनों का अगर हम पोजीशन देखें, यहां से बना दें, ये अगर एक लाइन बना दें, तो इस लाइन के ये राइट में है और इस लाइन के लेफ्ट में है, तो यहां पे वो कैसा बनेगा, यहां पे अगर हम वो लाइन बना दें तो ये चीज यहां आ जाएगी और ये चीज यहां आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, ये अगर राइट था तो ये लेफ्ट हो गया, और ये अगर लेफ्ट था तो ये राइट हो गया। ठीक है, तो मतलब राइट का लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट का राइट हो जाता है। ठीक है, मिरर इमेज के केस में। लेकिन वाटर इमेज के केस में क्या होता है, टॉप का बॉटम हो जाता है और बॉटम का टॉप हो जाता है, लेकिन लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट नहीं होता है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट नहीं होता है वाटर इमेज के केस में। तो ये पूरी थ्योरी हो गई। आपने, उम्मीद है मुझे कि आपने सारे कंसेप्ट्स को जॉट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, अब इस थ्योरी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, एमएन रेखा, हमें देखना है कि मिरर कहां लगा हुआ है, मिरर यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, हम अपने एलिमेंट्स को नंबर कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो मिरर के नजदीक में सबसे पहले कौन है, 1। तो इसका जब इमेज बनेगा, जब इसका इमेज बनेगा तो सबसे नजदीक में मिरर के सबसे नजदीक में जब इमेज बन रहा है, 1 एलिमेंट अगर यहां पे है, तो एलिमेंट वाइज देख रहा हूं फ्रेंड्स, नंबर ऐसा सच मत दिखेगा, मैं उस एलिमेंट को 1 मान रहा हूं, इस पूरे एलिमेंट को हम पूरा 1 मान रहा हूं, इस जो व्हाइट वाला पोर्शन है इस पूरे एलिमेंट को 2 मान रहा हूं। तो एलिमेंट नंबर 1 इज क्लोजेस्ट टू मिरर। उसी तरह जब उसका मिरर इमेज बनेगा तो वो मिरर के क्लोज में होगा, वो भी यहां पे मिरर के क्लोज में होगा, यहां पे। तो मिरर के क्लोज में इस पॉइंट पे काला वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है सेक्टर का, सर्कल का, वो मिरर के नजदीक में आना चाहिए, मिरर के नजदीक में आना चाहिए। उसके हिसाब से हम अपना विकल्प देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम विकल्प देख लेते हैं। उसके हिसाब से अगर हम विकल्प देखें तो 1 वाला जो पार्ट है, 1 वाला पार्ट कहां पे आना चाहिए, 1 वाला पार्ट कहां पे आना चाहिए, कुछ यहां पे आना चाहिए। 1 वाला पार्ट कुछ यहां पे आना चाहिए। ऐसा किस किस विकल्प में प्रेजेंट है फ्रेंड्स, ए में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये यहां पे चला गया है, सी में प्रेजेंट नहीं है, और डी में तो है भी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ए आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ए आ जाएगा। और यहां पे आप देख सकते हो कि आपको पूरा इमेज बनाने का जरूरत नहीं पड़ा फ्रेंड्स, आपने एक एलिमेंट को देख के ही अपना आंसर ले आया कि भाई आंसर ये हो। इंपॉर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को कराने का मतलब क्या था, आप मिरर हमेशा इधर ही मान लेते, तो जल्दी जल्दी में अगर आपने मिरर इधर मान लिया तो आपका आंसर गलत होने का बढ़ जाता। आपको हमेशा नोट डाउन करना है कि मिरर कहां पे लगा हुआ है, ये गलती आपको एग्जाम्स में नहीं करनी है, इसलिए हम इन चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। और आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए फ्रेंड्स कि इन चीजों पे आप गलती करके एग्जाम्स में नहीं आओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिरर इमेज कैसे बनता है, वाटर इमेज कैसे बनता है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, टॉप बॉटम, बॉटम टॉप, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, उसके हिसाब से क्वेश्चन देख के आप विकल्पों को एलिमिनेट करके कैसे आंसर ला सकते हैं चुटकियों में, वो हमने देख लिया। तो ये होलिस्टिक तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो सवाल है आपको दे रखा है 40 @ 8 इज इक्वल टू -5। मतलब क्या हो रहा है, 40 डिवाइडेड बाय 8 क्या आ रहा है, ऐसे क्या आना चाहिए था 5 के हमने क्या लगा दिया माइनस। उसी तरह 30 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10 आना चाहिए था, 10 के आगे हमने क्या लगा दिया माइनस साइन। उसी तरह 20 डिवाइडेड बाय 5 क्या आना चाहिए था फ्रेंड्स, 4 आना चाहिए था, 4 के आगे हमने क्या लगा दिया माइनस साइन। तो 60
डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 3 क्या आना चाहिए फ्रेंड्स 20 के आगे हम क्या लगा देंगे माइनस साइन, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा -20। ठीक है फ्रेंड्स,